हेलो एवरीवन। तो कहानी की शुरुआत में हम कुछ वर्कर्स को गॉसिप्स करते देखते हैं जो कि इस वक्त काफ़ी खुश लग रहे थे कि आज हमारी डेविल बॉस ऑफिस नहीं आ रही है क्योंकि वो काफ़ी इल जो है। ये तो इनकी बस गलत फहमी ही थी। वो तो अपनी कंडीशन के ख़राब होते हुए भी ऑफिस पहुंची आती है। हाउली को देख के अब सारे वर्कर्स की तो स्माइलें भी गायब हो चुकी थी। ये तो इनसे वो सारी चीजें फेंकवा देती हैं जो कि इस वक्त उनके हाथों में मौजूद थी। एक वर्कर तो अपने बैग को ही चिमट जाता है। ये अब जबरदस्ती उससे छीन के परेडे मारती है। अब ये मैडम तो फोटोशूट देखने पहुंच आई थी। कैमरामैन कोई और नहीं बल्कि हमारा मेल लीड लियांग ही था। वो ये जाने बिना के हाउ ही बॉस है सामने खड़ी लड़की की इंसल्ट कर देता है कि तुम क्यों काम में टांग अड़ाने पहुंच आई हो। अभी डेविल सीईओ ने देख लिया ना फिर तुम्हारी खैर नहीं, चलो भागो यहाँ से। अब जब इसे पता चलता है कि तो प्रेसिडेंट है, अब तो फिर उसकी शक्ल देखने वाली थी। अब ये साहब तो यहाँ की एम्प्लॉय श्याओ का ही बॉयफ्रेंड था। उस बेचारी को अपनी ही पड़ जाती है कि बस ये तो मुझे अभी के अभी जॉब से फायर कर देंगी, फिर मेरा क्या बनेगा। हाउ ने तो खड़े खड़े लियांग को भी काफ़ी बातें सुना दी थी। इधर ही वो फिसल के गिरने भी लगती है तो लियांग उसे बचाने के चक्कर में यहाँ का महंगा तरीन कैमरा तोड़ बैठता है। ये लॉस तो हाउ से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता। वो तो लियांग को इसके पूरे पैसे देने के लिए कहती है। वो बेचारा एक पुअर फैमिली से बिलोंग करता था, अब कहाँ से इतने पैसे ला के इसे देता। वो तो अब अपोलोजाइज करने के साथ साथ इससे कुछ टाइम मांगता है जो कि वो फिर दे भी देती है। बट ये तो रिक्वेस्ट करने पर इसे माफ़ करने को तैयार ही नहीं थी। वो तो फिर अब इस पे अपना गुस्सा निकालता वहाँ से चला जाता है। बाद में श्याओ भी अपनी बॉस पे गुस्सा हो जाती है कि एक तो मेरे बॉयफ्रेंड ने आपको प्रोटेक्ट करने की कोशिश की, ऊपर से उस पे इतना बर्डन डालने की क्या ज़रूरत थी। जो इसे कुछ भी कहता कहता रहे, इसे किसी चीज़ की भी कोई टेंशन नहीं थी। इसे बस गुस्सा इसी बात का ही आ रहा था कि उसने कैमरा तोड़ा तो सही, ठीक है, लेकिन लियांग को कम से कम मुझे डेविल तो नहीं कहना चाहिए था। यही बात उसे काफ़ी बुरी लगी थी। आंट बाद में इसे कॉल करके घर में आने के लिए कहती हैं कि मैंने पूरी फैमिली के साथ मिलकर खाना खाने का डिसाइड किया है। लियांग अपने रेस्टोरेंट आ चुका था। उसके डैड स्पेशल नूडल्स वगैरह बनाते हैं। वेल, कारोबार तो इनका सही से सेट नहीं था। ऊपर से इसकी एडॉप्टेड सिस्टर जिसके पेरेंट्स एक अर्थक्वेक में मारे गए थे, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इसी के पेरेंट्स ने ही उठाई हुई थी। ऊपर से ये थी भी हार्ट पेशेंट। सारा खर्चा तो बस इसकी मेडिसिन वगैरह लेने में ही गुजर जाता था। मॉम डैड तो इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि उनके बेटे ने कब से कॉलेज छोड़ दिया हुआ है। हाउ से मिलने उसकी फ्रेंड आई थी। ये तो काफ़ी ज़्यादा रिच होती है, एक तरह से तो पुअरनेस इसे छू के भी नहीं गुजरी थी। वो अपनी लाइफ में काफ़ी खुश थी। वेल, उधर चुटकी मॉम डैड को बताती है कि मैंने भाई के कैमरा में लड़कियों की फ़ोटोज़ देखी हैं। ये सुनकर दोनों सरप्राइज कि आखिर हमारा बेटा आजकल क्या करता फिर रहा है। अब ये फिर उन्हें बताता है कि एक्चुअली में मैं अपनी फ्रेंड की जगह फ़ोटोशूट करने गया था और कोई बात नहीं है। तो अब फिर ये लोग फिर रिलीफ फील करते हैं। श्याओ भी फिर इससे मिलने आ चुकी थी। एक फ्रेंड को अपने लिए कोई जॉब ढूंढने के लिए कहता है और साथ में उसे वार्न भी करता है कि मेरे पेरेंट्स को इस बात का मत बताना वरना फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब ये साहब भी कहीं और नहीं बल्कि हाउ की आंट के अंडर ही काम करते हैं। वो तो इसे बस ब्लाइंड डेट्स वगैरह अरेंज करने के ही काम करवाती रहती हैं। स्पेशली हाउ के लिए वो काफ़ी फिक्रमंद रहती थी। आज वो तो फिर इनके कहने पर घर आ ही जाती है। आंट इसी के घर में ही अपने 2 बच्चों समेत शिफ्ट हो चुकी थी और हाउ से भी वो तो अपनी बेटी से ज़्यादा ही लव करती हैं। डैड और हाउ की तो बिल्कुल भी नहीं बनती। वो इसे अपना बिजनेस छोड़कर फैमिली बिजनेस संभालने के लिए कहते हैं, पर ये उनकी बात पे एग्री नहीं करती। इसी वजह से अक्सर इनकी बहस और फाइट फिर चलती ही रहती है। आज तो फिर गुस्से में डैड इसे एक चैलेंज भी देते हैं कि अगर तुम वो कंप्लीट नहीं कर पाई तो अपना सब कुछ छोड़कर मेरे घर वापस आ जाना।
जो कि वो तो फ़ौरन से एक्सेप्ट कर लेती है। ये तो अमिन से झगड़ा करने के बाद वहाँ से जाने ही लगी थी। इसकी कज़न जो कि तकरीबन इसकी छोटी बहन ही है, टियान इसे स्कूल रीयूनियन के बारे में बताती है कि वहाँ पर तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड अपनी फियांसी के साथ आने वाला है। युवे को ये कॉलेज लाइफ से ही पसंद करती आई थी, पर एंड पे उसने इसे चीट ही कर दिया। हाउ ने तो उसके बाद से कभी अपने रिलेशन के बारे में सोचा ही नहीं। और वो देखो कि अपनी लाइफ में एकदम मस्त, यू अपनी फियांसी के साथ एकदम मज़े में ही था। इधर हाउ को ब्लाइंड डेट्स के कार्ड्स मिल चुके थे। वो तो वहाँ ना जाने का ही डिसाइड करती है। उसकी जगह इसकी फ्रेंड ही कार्ड लेके चली जाती है कि ये मैं तो अपनी किसी फ्रेंड को दे दूंगी। मॉम ने स्पेशल बहुत सारी डेट्स का अरेंज किया था अपनी बेटी के लिए भी। वो परेशान थी कि ये भी कोई अपने लिए पार्टनर चूज कर ही ले। लियांग अपने फ्रेंड के यहाँ रहने के लिए आ गया होता है। वो मॉम डैड से छुप के ही इधर आया था ताकि उन्हें लगे कि मैं हॉस्टल में रह रहा हूँ, जो कि ये झूठ था। ये तो उसे अपने एक काम में हेल्प करने के लिए कहता है, जिसके लिए लियांग ने साफ मना कर दिया था। अब तो फिर उसका फेस ही लटक जाता है कि मैं अपनी परेशानी का हल कैसे निकालूं। रास्ते में जाते हुए हाउ की गाड़ी खराब हो चुकी थी। वो परेशान कि अब मैं क्या करूं। तभी ली जब वहाँ से गुजरता है तो इसे अपने साथ चलने के लिए कहता है। पहले तो वो नखरा दिखा जाती है कि मैं क्यों बैठूं तुम्हारे साथ बाइक पे, फिर मजबूरी में उसके साथ चली ही जाती है। इतनी हेल्प करने पर भी इसने थैंक्स तक का वर्ड भी उसे नहीं बोला था। तो अब फिर ली को इस पे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है कि ये कितनी ज़्यादा रूड है। ब्लाइंड डेट्स पे तो तीनों ही मॉम के कहने पर आ चुके थे और एक दूसरे को देखकर एकदम शॉक ही रह जाते हैं। मैडम के लिए एक पार्टनर की तलाश थी। वो अब हाउ की हेल्प मांगता है कि बदले में मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगा। अब वो भी मान ही जाता है, आखिर को उसे भी पैसों की ज़रूरत ही थी। फिर बाद में उसे पता चलता है कि उसका पार्टनर कोई और नहीं बल्कि चुड़ैल हाउ ही है। अब कोई और बात तो आती नहीं थी, तो इसे पैसे माफ़ करने के लिए कहता है। ऊपर से टियान आकर इन दोनों को देख लेती है। हाँ तो अब फौरन से वहाँ से चली जाती है कि मैं तो किसी पार्टनर की तलाश में यहाँ बिल्कुल भी नहीं आई थी। हाँ वो अपना चेकअप करा के वापस आती ही है कि तभी उसके बाजू से ब्लड निकलना स्टार्ट हो जाता है। अब यहाँ पर एक छोटी बच्ची इसे बैंडेज देती है और ये लड़की कोई और नहीं बल्कि ली की बहन ही थी। हाउ को पता चलता है कि ये नन्ही तो हार्ट पेशेंट है। खैर थोड़ी देर तक ली भी इधर आ चुका था। वो इसे देख के सरप्राइज के आखिर ये मैडम यहाँ पर क्या कर रही है। ये अपनी सिस्टर को लेके अब घर आ चुका था और फिर वो यहाँ पर अपने कमाए पैसे जब मॉम डैड को देता है तब तो वो दोनों ही काफ़ी खुश हो गए थे। फिर बाद में हमें पता चलता है कि श्याओ तो ली से ट्रूली लव करती ही नहीं है। उसे तो जस्ट शादी करने के लिए एक रिच पर्सन की ही तलाश थी। पूरे टाइम पे ये पैसे इकट्ठे नहीं कर पाया था। अब बहुत मिन्नतें करने पर ये हाउ से थोड़ा और आगे का टाइम मांग लेता है। वो भी इसकी बात मान ही लेती है। रात को टियान हाउ को कॉल करके बॉयफ्रेंड का अरेंज करने के लिए कहती है कि रीयूनियन में सिंगल बन के बिल्कुल भी अपने एक्स बॉयफ्रेंड के सामने मत जाना। इस वक्त अब हाउ को एक एक्टर की तलाश थी, सो वो फिर ली को ही अपना बॉयफ्रेंड बनने की एक्टिंग करने के लिए कहती है। वो भी एक शर्त पे ही माना था कि फर्स्ट इस बारे में श्याओ को खबर नहीं होने देनी एंड सेकंड वो तो अपना सारा कर्ज भी इससे माफ़ करवा ही लेता है। ये भी अब उसकी हर एक बात मानने को रेडी हो गई थी। आखिर को वो इस वक्त काफ़ी मजबूर जो थी। मॉम ने टियान को भी अपना एक अच्छा सा पार्टनर ढूंढने के लिए कह दिया था कि मुझे तो बस तुम्हारी और हाउ की टेंशन ही खाए जा रही है। नेक्स्ट डे ली और हाउ तो शॉपिंग करने आ चुके थे। ये तो उसे रीयूनियन पार्टी में एकदम अपना परफेक्ट बॉयफ्रेंड बन के रहने को कहती है ताकि वहाँ पर किसी को शक ना हो कि हम दोनों नाटक कर रहे हैं। वो भी कहता है कि डोंट वरी ऐसा ही होगा। हांग रेडी होके आ चुका था और वो तो बस हाउ को ही देखता रह जाता है। अब यहाँ पे हाउ के साथ साथ श्याओ भी इसे कॉल करने लगी थी। ये पहले ही श्याओ की कॉल पिक कर लेता है। वो तो जल्दी से इसे अपने पास आने के लिए कहती है। इसे कुछ नहीं सोचता तो फौरन से उसके पास भागा भागा आ जाता है।
अभी तक इसने उससे अपने वर्क वाली बात शेयर नहीं की थी। वो तो अब ली को अपने साथ खाने पे चलने के लिए कहती है। उसके साथ होने पर उसे तो काफ़ी लेट हो चुकी थी। वो परेशान के कैसे जाऊं यहाँ से, ये तो खाना खा खा के बस ही नहीं कर रही होती। रीयूनियन पार्टी में हाव पहुंच आई थी। अभी भी उसे लियांग के आने का ही वेट था। उसने ये बात टियान को नहीं बताई थी, तो वो हैरान कि ये आखिर बाहर खड़ी किसका वेट कर रही है। अब अंदर आके जब जी यू के साथ उसकी फियांसी को देखती है तो काफ़ी अपसेट हो जाती है कि वो अपनी लाइफ में कितना खुश है। अब तो फिर यू की नज़र भी इस पे पड़ ही चुकी थी। इससे पहले कि वो इसके पास आता, बीच में उसकी फियांसी आ जाती है। रेन को शक तो हो गया था कि इन दोनों के बीच जरूर तो कुछ रहा होना है। उधर लियांग अब शियाओ से एक्सक्यूजेस बनाता जल्दी से वहां से चला जाता है। ये हैरान कि आखिर वो जा कहाँ रहा है। जुवे तो अब इससे अपनी फियांसी को इंट्रोड्यूस करवाता है कि ये मेरी कॉलेज की फ्रेंड थी। इधर इसे श्याओ फॉलो करने लगी थी। आखिरकार ये तो अब पार्टी में आके हाओ के पास खड़ा होके खुद को सबसे ये कहकर इंट्रोड्यूस करवाता है कि मैं तो इसका बॉयफ्रेंड हूँ। ये सुनकर तो यू भी काफी सरप्राइज हो गया था। लियांग जब खाना लेने के लिए साइड पे चला गया था तो उसके साथ टियान रेन को भी ले जाती है। इस तरह तो अब अकेले में इन दोनों को चैट करने का मौका मिल ही गया था। श्याओ बाहर खड़ी गार्ड की मिन्नतें कर रही थी कि प्लीज मुझे अंदर जाने दो, पर वो तो इसे बिल्कुल भी इजाजत नहीं दे रहा होता। ये भी अब कहाँ हार मानने वाली थी। टियान लियांग के पास आके पूछती है कि तुम हाओ का बॉयफ्रेंड बनने का नाटक कर रहे हो ना। तो वो इसे कहता है कि नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। ये दोनों कपल्स अब अपने मेन पॉइंट पे आ गए थे। अब इधर ही शाओ की एंट्री हो चुकी होती है। वो तो ली को हाउ के साथ देख के पहले इनकी फोटोज बना लेती है, फिर गुस्से में आके सबको बताती है कि ली तो मेरा बॉयफ्रेंड है। हाउ एम्बैरस होती वहां से चली जाती है कि सब मेरे बारे में क्या सोचेंगे कि मैं किसी के बॉयफ्रेंड को अपने साथ लाई हूँ। श्याओ को नाराज देख के ये उसे बता देता है कि एक्चुअली में कैमरा वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करने के चक्कर में मैंने हाउ से एक डील की थी। इसके अलावा हमारे बीच और कुछ नहीं है, तुम गलत मत समझ लेना। किसी ना किसी तरह वो इसकी बातों पे फिर विश्वास कर ही लेती है। इसे भी बुरा लग रहा था कि हाउ आखिर क्या सोच रही होगी। नेक्स्ट डे टियान तो क्यूरियस हो के हाउ से उसके और ली के रिश्ते के बारे में पूछती है, जो कि वो तो अब आगे से उसे कुछ नहीं बताती। ऑफिस में तो सभी उसे काफी अजीब सी नजरों से देख रहे थे और खास तौर पर गॉसिप स्टार्ट थी। तभी डाजी उसे बताती है कि उसकी और ली की फोटोज किसी ने अपलोड कर दी हैं। ये देख के वो तो एकदम सरप्राइज ही हो जाती है। उसे तो पता था कि ये तो बस श्याओ का ही काम है। वो भी श्योर कि अब ये मुझे जॉब से फायर कर देगी, करती है तो करती रहे। बट हाउ तो ऐसा कुछ भी नहीं करती, बल्कि वो इस पे एंग्री होके अपने काम पे ज़्यादा फोकस करने के लिए कहती है। डैड को भी इन रूमर्स का पता चल चुका था। वो तो अपनी बेटी के लिए काफ़ी फिक्रमंद हो जाते हैं। बिन खुश के चलो इन्हें हाउ का कुछ तो ख्याल है। ऊपर से चाहे लाख नाराज सही, पर मन से तो वो हाउ से बहुत लव करते हैं। ली की मॉम को श्याओ ने अपनी बॉस के खिलाफ खूब मिर्च मसाला लगा के बातें बता दी थी कि वो तो मेरे बॉयफ्रेंड से काफ़ी जेलस फील करती है। अब ऊपर से ली भी आ गया था। वो तो इसे भी बता देती है कि तुम्हारी वजह से हाउ ने मुझे बुली करना स्टार्ट कर दिया है। ये सुनकर वो तो फिर गुस्सा हो के हाउ के ऑफिस ही पहुंच आया था कि तुम्हें मेरी गलती की वजह से श्याओ को कुछ नहीं कहना चाहिए। वो इसे अपना फेवरेट कैमरा दे के टाइम मांगता है कि जब मैं तुम्हारे पैसे लौटा दूंगा तो तुम ये मुझे फिर वापस कर देना। वो इसे कहती है कि मैंने श्याओ को तुम्हारी वजह से नहीं डांटा था। ये तो उसकी बात पे बिलीव ही नहीं करता। जियान ने तो हाउ का एक आइडिया ही चुरा लिया था और वो काफ़ी खुश भी होती है। रैन को जिस पर्सन की तलाश थी वो कोई और नहीं बल्कि हाउ के डैड थे। उनकी वजह से इसकी मॉम ने सुसाइड की थी। सो ये अपना रिवेंज अब उनकी बेटी से लेने का सोचती है, क्योंकि हाउ की मॉम तो ऑलरेडी ही मर चुकी थी। रैन तो फिर डैड की मिस्ट्रेस की बेटी थी और अपना ख्याल ना रखने पर ही ये उन पे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा थी। अभी उसे इस बात की बिल्कुल भी खबर नहीं होती कि हाउ ही असल में इसके डैड की बेटी ही तो है।
अब दूसरी तरफ हाउ को जब खबर मिलती है कि उनका आर्टिकल तो इसकी डैड की कंपनी ने छाप दिया है, तो वो डैड से झगड़ने पहुंच चुकी थी कि आपको मुझे हराने के लिए ये बैड तरीका यूज़ करने की क्या ज़रूरत थी। वो तो अनजान के आखिर हुआ क्या है। इन बाप बेटी की लड़ाई असल में मिस्ट्रेस को लेके ही थी कि डैड ने वो बात इसकी मॉम से छुपा कर रखी थी। इनको देख के टियान परेशान के लगता है मेरी चोरी पकड़ी गई है। अब उसे बस इसी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए एक आइडिया आता है। वो जानबूझ के हॉस्पिटल पहुंच चुकी थी। डैड से वो सॉरी बोलने के साथ साथ झूठ भी बोल देती है कि मैंने ये सब इसलिए किया था ताकि हाउ घर वापिस आ जाए। खैर जो होना था वो तो हो गया। डैड फिर इसे माफ़ कर ही देते हैं। इसे अब रेस्टोरेंट पे एक आर्टिकल लिखने का आइडिया आता है और वो भी लियांग के डैड का। सो ये अब लियांग को मिलने के लिए बुला के अपने प्लान का बताती है और साथ में ये भी कि तुम ही वहाँ का फ़ोटो शूट करोगे। इसके बदले में वो लियांग को मनी देने के लिए भी तैयार थी। वो भी अब तो फिर खुशी खुशी मान ही जाता है। उसे कैमरा भी वापस मिल चुका था। अब फिर ये रेस्टोरेंट आ जाते हैं और फाइनली इनका काम तकरीबन कंप्लीट ही हो चुका था। मॉम को इसने हाउ को अपनी फ्रेंड कह के ही इंट्रोड्यूस करवाया था। ये तो अब ली को उसका कैमरा लौटा कर ही फिर वहाँ से चली जाती है। ये वापसी पे सीधी टियान के पास ही आई थी कि ज़िंदगी में कभी कोई ढंग का काम भी कर लिया करो, मुझे हर वक्त कॉपी ही करते रहना है। वो तो बचपन से लेकर अब तक इसकी परफेक्शन से बस जेलसी फील करती आई थी। अब की बार प्रॉमिस करती है कि मैं खुद अपनी मेहनत से तुम्हें इम्प्रेस करके दिखाऊंगी। ऑफिस में सब खुश के उनका मिशन सक्सेसफुल हो चुका था। हाउ को तो आज ये सरप्राइज ही दे देते हैं। अब ये सब मिलकर केक ही काटने लगे थे। हाउ तो उसे टच तक नहीं करती। अब तो फिर इसी दौरान श्याओ जो कि फिसल गई थी, उसके वाला पीस जाके हाउ के फेस पे लगता है। ये भी आगे से उस पर गुस्सा करने की बजाय बल्कि सभी एम्प्लॉयज़ के साथ मिलकर खूब सेलिब्रेट करने लगती है। आज फिर सभी काफ़ी खुश दिखाई दे रहे थे। उधर आंट का लेक्चर स्टार्ट था कि आखिर तुम कब अपनी बहन जैसी हार्ड वर्कर बनोगी। ये तो उनकी बातों को कोई सीरियस नहीं लेने वाली थी, बल्कि इतना ज़रूर सोच लेती कि मैं तो बुढ़ापे में इन जैसी बिल्कुल भी नहीं बनूंगी। हाउ ने ली को फोटोग्राफी के लिए बुलवा लिया था क्योंकि आज कोई भी नहीं आया था। इधर ही दोनों फिर अपनी वेडिंग सेरेमनी की प्लानिंग करने में बिजी थे और साथ में काफ़ी खुश भी। अब यहाँ पे एक काम के वक्त ली और हाउ में अच्छी खासी बहस भी हो जाती है। उसे तो बस अपनी मर्जी चलाने की आदत थी। इसी दौरान हाउ फिसल के धड़ाम से नीचे गिरती है और बस नेक फ्रैक्चर्ड होने की वजह से हॉस्पिटल ही एडमिट हो चुकी थी। अब कुछ दिन उसे रेस्ट ही करना था। डार्सी ली पे गुस्सा के ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। जब तक ये ठीक नहीं हो जाती तब तक तुम ही इसका ख्याल रखोगे, वरना फिर तुम्हारी हड्डी पसली मैंने एक कर देनी है। बिन को जब अपनी बहन के साथ हुए इंसिडेंट का पता चलता है तो वो तो एकदम परेशान ही हो गया था। फिर से फाइट से बचने के लिए ली ने एक्सेप्ट कर लिया था कि तुम्हारी ये हालत मेरी वजह से ही हुई है। अब ये बात जो कि बिन सुन लेता है, ली पे गुस्सा के तुमने ऐसा क्यों किया। वो भी अब अपनी बहन की रिस्पॉन्सिबिलिटी इसे ही दे देता है कि जब तक वो ठीक नहीं हो जाती तब तक तुम ही उसके साथ रहोगे। हाउ ने अभी इसी बात का आंट और डैड को ना ही बताने के लिए कह दिया था। टियान की पार्किंग के दौरान एक बंदे से फाइट हो जाती है। वो तो इसे ओल्ड मैन ही कह देती है और फिर खुद उसका नुकसान करके उल्टा पैसे ही उससे ही ले लेती है। और ये तो कोई और नहीं बल्कि उसके भाई का फ्रेंड पेंग ही था। इसे देख के वो तो एकदम शॉक ही रह गई थी कि ये आखिर यहाँ पर क्या कर रहा है। अब जब टियान को पता चलता है कि ये तो फेमस म्यूजिक प्रोड्यूसर पेंग है तो काफ़ी सरप्राइज रह जाती है और यही तो उसका आइडल भी था। खैर ये अब उन्हीं की कंपनी के साथ ही एक प्रोजेक्ट करने वाला था और बिन उसे बताता है कि तुम ही आज से पेंग के साथ मिलके काम करोगी। ये सुनकर वो तो फिर खुशी हो जाती है। हाउ डिस्चार्ज होके घर वापस आ चुकी थी। अब साथ में वो काफ़ी टेंशन में भी होती है कि अब भला मैं ऑफिस कैसे जाऊंगी। अपने एक प्रोजेक्ट के लॉस होने पर वो काफ़ी दुखी भी थी। डाजी के वहाँ से जाते ही ये तो अब काफ़ी इमोशनल हो जाती है
और लियांग पे गुस्सा करके उसे वहाँ से जाने के लिए कह देती है कि देखो, तुम्हारी वजह से आज मैं इस हाल तक पहुँच आई हूँ। फ्रेंड इसे गुड न्यूज़ देता है कि मुझे अपनी न्यू जॉब मिल गई है। मैं अब फेमस मैजिशियन यू वे का असिस्टेंट बनने वाला हूँ। ये सुन के ली हैरान ही रह जाता है। उसने इसे बता दिया था कि वो तो हाउ का फर्स्ट लव है। जॉब के पहले दिन ही उसे यू से डांट पड़ चुकी थी। अब टॉपिक को चेंज करने के लिए ये तो हाउ का जिक्र उसके सामने कर बैठता है। इनकी बातें तो अब रैन भी सुनने लगी थी। वो तो यहाँ पर इसे हाउ की खराब कंडीशन का भी बता देता है। ये सुन के वो इसके लिए काफी फिक्रमंद हो गया था। ये तो अब फौरन से उसे पूछने जाने लगता है। रैन भी इसे फॉलो करते हुए यहीं पर ही आ गई थी। इसे देख के हाउ हैरान के इसे कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर रहती हूँ। उधर डाजी से लियांग को मालूम हुआ था कि हाव ने कैमरा के सारे पैसे खुद पे कर दिए थे। ये सुन के तो ली के दिल में हाव के लिए फीलिंग्स डेवलप होने लगती हैं कि जैसे मैं उसे खड़ूस और डेविल समझता हूँ, वो ऐसी बिल्कुल नहीं है। अब उधर ही यू हैरान हो रहा था कि इसने तो उसकी और अपनी दोस्ती से रिलेटेड एक चीज़ अभी तक संभाल के रखी है। वो तो साथ में काफ़ी खुश भी हो जाता है। ली तो हाउ से मिलने जाने लगा था। यू भी अब फिर थोड़ी देर बैठने के बाद वहाँ से चला जाता है। ली पे हाउ अभी भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करती है, पर उसे अब इसके बिहेवियर से बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आ रहा था। वो तो अपने पूरे मन से इसकी सेवा करने को तैयार था। आखिर को हाउ ने बिना किसी मतलब के पहले ही काफ़ी ज़्यादा उसकी हेल्प कर दी थी। खैर काम वगैरह करवा के वो तो इसे घर से बाहर ही निकाल देती है। इधर यू भी वापिस आ चुका था। रैन उससे नाराज थी कि आखिर ये मुझे बिना बताए हाउ से क्यों मिलने गया। अब तो वो प्रॉमिस भी ले लेती है कि नेक्स्ट टाइम उसकी प्लेस पर मत जाना। वो भी भला कहाँ अपनी फियांसी को नाराज कर सकता था। बिन तो डाजी से मिलने आया था और यहाँ पर हमें फील होता है कि जैसे ये उसे लाइक करता है। पर यहाँ पर ये तो डाजी से अपनी बातचीत बढ़ाने आया था और साथ में हाउ की इंफॉर्मेशन भी बातों ही बातों में लेने की कोशिश करता है कि क्या वाकई में वो डेटिंग कर रही है या नहीं। अब ये तो साफ इनकार कर देती है कि मैं तो उसके बारे में कुछ भी ना बताऊं। पहले भी तुम लोगों ने हमारा थीम चुराया था। अब अगर ऐसा हुआ तो इल्ज़ाम मुझ पे आना है और मैं ऐसा रिस्क लेने को बिल्कुल भी तैयार नहीं हूँ। अब जिस रेस्टोरेंट पर हाउ ने आर्टिकल लिखा था, ये वहाँ का खाना चेक करने आए थे। ये तो अब बता बैठता है कि हाउ के साथ एक इंसिडेंट हो चुका है। नैरोसा के उसने हमें अपने बारे में बताना मुनासिब ही नहीं समझा। वो तो हाउ से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ भी हो चुके थे। टियान मॉम को बताती है कि हाउ जिस लड़के के साथ डेट कर रही है, ये उसी के पेरेंट्स का रेस्टोरेंट है। इवन के उस लड़के की तो एक गर्लफ्रेंड भी है। ये सुनकर वो तो एकदम सरप्राइज रह जाती हैं और फिर बड़ा ली की मॉम को बातें सुना देती हैं कि पता नहीं कैसे लोग हो आप। मॉम बेचारी तो फिर परेशानी हो गई थी कि ये आजकल रिच लोगों को क्या हो गया है, जो आता है बातें ही सुना के चला जाता है। घर पे हाव फिसल के बैथ टब में ही गिर गई थी। वो डाजी को कॉल करके जल्दी से अपनी हेल्प करने के लिए बुलाती है। अब आगे से वो तो काफ़ी बिजी थी, सो ली को ही वहाँ जाने के लिए कहती है। जब ये घर पर आता है, इसे देख के हाव सरप्राइज के अब ये कहाँ से टपक पड़ा। हमेशा की तरह टियान आज भी इन्हें साथ में देख चुकी थी। उसे तो अब ये कंफर्म हो चुका था कि ज़रूर ये तो इसका बॉयफ्रेंड ही है। ये हाउ से उसके ऑफिस में घुसने की परमिशन लेने ही आई थी, जो कि वो उसे बिल्कुल भी नहीं देती कि तुमने फिर से मुझे चीट ही करना है। उसके जाने के बाद ली तो हाउ को उठा के दूसरे रूम ही लेकर जाने लगता है। रैन भी इससे मिलने आ चुकी थी। उसे शक था कि हो ना हो अभी भी इसके और यू के बीच कुछ चल रहा है, तो कहीं वो मुझे छोड़कर इसी से ही ना शादी कर ले। उसके इस फेयर को ये तो अच्छे से जान गई थी, सो उसे एक बार फिर से इली से मिलवाती है कि तुम्हारे अंदर जो भी खौफ है उसे निकाल दो। देखो मेरा तो एक बॉयफ्रेंड भी है, मैं तुम लोगों के रिलेशन में टांग नहीं अड़ाने वाली हूँ। यहाँ पर वो एक थिंग को देख के सैड ही हो जाती है कि ऐसी तो यू के पास भी है।
हाउ ने इसे बस अब रेन और यू के सामने ही अपना बॉयफ्रेंड बनने का नाटक करने को कह दिया था। वो भी बदले में इसके घर में स्टे करने की इजाज़त मांगता है और अभी तो दोनों को ही एक दूसरे की काफ़ी ज़रूरत थी। सो कुछ शर्तें वगैरह मान के एक दूसरे की बात पे अग्री करते हैं। श्याओ को तो अभी भी इसने कुछ ही ना ही बताने का फैसला किया था। मॉम तो आज हाउ से मिलने जा रही थी। डैड ने ना जाने का ही फैसला कर लिया होता है। ली के पास हाउ ने कुछ फोटोज देखी थी जो कि इसने किसी लड़की की बैक साइड की ही क्लिक की हुई थी। फिर बाहर आंट की आवाज़ सुन के दोनों सरप्राइज के अब क्या करें। ये लाइट्स ऑफ करके चुप जाते हैं। वो जब इसे कॉल करती हैं कि तुम कहाँ पर हो, तो तब हाउ उन्हें झूठ बोल देती है कि मैं तो घर से बाहर हूँ। टियान को तो यकीन था कि वो इस वक्त अंदर ही है। सो वो हाउ को मैसेज करके एक डील कर लेती है कि अगर तुम मुझे ऑफिस जाने की परमिशन दे दो तो मैं किसी को नहीं बताऊंगी कि तुम अंदर अपने बॉयफ्रेंड के साथ हो। अब डीलिंग वगैरह करके वो मॉम को यहाँ से चलने के लिए कहती है कि वाकई में हाउ इधर नहीं है। डैड तो इनके साथ तो नहीं गए थे, पर अभी भी हाउ की टेंशन तो नहीं थी ही सही। नेक्स्ट डे टियान यू का इंटरव्यू लेने आती है। अब उसने तो इसके फर्स्ट लव का भी जिक्र कर दिया था जो कि ऑब्वियसली उसकी बहन थी। यहाँ पर हमें पता चलता है कि हाउ को पहले यही छोड़ के गया था। अब इनकी बातें जो कि रेन सुन चुकी थी, वो तो जेलिसी में आके इंटरव्यू क्लोज करने को कहती है। वेल टियान भी अब गुस्सा करके वहाँ से चली गई थी। बाद में यू रेन पे गुस्सा के तुमने आखिर ऐसा क्यों किया। वो बस इसे लेके बहुत ज़्यादा सेंसिटिव थी। सो रेन को मॉम के बाद इसे खोने से काफ़ी डर लग रहा था, तभी वो ऐसे कदम उठा लिया करती है। आंट जो कि घर पे एक लड़के को देख के सरप्राइज के आखिर ये कौन है। अब हाउ उन्हें झूठ बोलती है कि बस एक छोटा सा रिपेयरमैन। अब मॉम ने इससे कंफर्म करती हैं कि क्या वाकई में तुम्हारा चक्कर किसी रेस्टोरेंट वाले लड़के से चल रहा है या नहीं। वो तो अब फिर उन्हें कंफर्म करती है कि ऐसी कोई भी बात नहीं है, आपने शायद कुछ गलत ही सुन लिया होगा। अगर ऐसी कोई भी बात होती तो मैं आपसे डिस्कस ज़रूर करती। मॉम डैड ली की शादी शियाओ से करवाने को तैयार थे कि वो बहुत अच्छी लड़की है, तुम्हारे लिए एकदम परफेक्ट रहेगी। ये तो उनकी बात को टाल देता है कि अभी मुझे उस बारे में बात नहीं करनी। नेक्स्ट इंटरव्यू इसने पेंग का ही लेना था, सो ये उसकी प्लेस पे आ जाती है। यहाँ पे वो भी टियान की चेयरफुल पर्सनैलिटी से काफ़ी इम्प्रेस हुआ था। यू और रेन के बीच झगड़ा खत्म हो चुका था। वो तो नेक्स्ट टाइम अब किसी भी काम में इसे ना टोकने का ही सोचती है। ली शियाओ को लेकर शॉपिंग पे आया था। ये तो अपने लिए एक महंगा ड्रेस चूज कर लेती है जो कि वो इसे नहीं दिला के दे सकता था। मौका पे चौका मार के टियान तो जानबूझ के शियाओ को महंगे महंगे ड्रेसेस बाय करने के लिए कहती है। वो अब इस पे गुस्सा के तुम कभी मुझे महंगी चीज़ें नहीं दिलाते हो। वो बेचारा अलग से परेशान था कि तुम्हें पता तो है कि मेरे कितने ज़्यादा खर्चे हैं, मुझे अपनी छोटी बहन के ट्रीटमेंट का भी तो सोचना होता है। वो तो अब इससे नाराज़ हो के वहाँ से चला ही गया था। ये सब कुछ जो कि टियान सुन और देख चुकी थी, फौरन से हाउ को कॉल करके बता देती है कि ली और शियाओ का तो बहुत जल्दी ब्रेकअप होने वाला है। उसे तो खैर किसी बात की कोई भी परवाह नहीं थी। मॉर्निंग ही मॉर्निंग हाउ लियांग को चल के दिखाने लगती है कि देखो अब मैं ठीक हो गई हूँ, सो इजली ऑफिस जा सकूंगी। इसे लड़खड़ाते देख के लियांग की तो हंस ही निकल जाती है कि मुझे तो नहीं नजर आ रहा कि तुम फाइन हो। अभी भी वो हार नहीं मानने वाली थी और बस फिर क्या था, यूं ही चलते हुए फिसल के गिरने ही लगती है कि लियांग उसे पकड़ लेता है। हाउ तो ऑकवर्ड फील करती हुई फौरन से उठ खड़ी होती है। तभी यू भी इससे मिलने आ चुका था। बेल बजते ही ये फौरन से लियांग को छुपने के लिए कहती है कि कहीं कोई देख ना ले। वो तो इसकी बर्थडे पर स्पेशल इसी के लिए शो अरेंज करके अब इनवाइट करने ही आया बैठा था। एक ग्लास को गिरने से बचाने के चक्कर में काफ़ी शोर हो जाता है। अब यू सरप्राइज के अंदर कौन है। हाउ से झूठ बोल देती है कि कोई नहीं, बस आजकल पाइप से बस ऐसी ही अजीब व गरीब सी आवाज़ें आ रही हैं। पर वो तो फिर भी चेक करने जाने लगता है। ये परेशान कि अब इसे कैसे रोकूं। वो तो अब गिरने का नाटक करने लगती है। इधर ही यू का कोट भी कुंडी में फंस गया था, सो बड़ी मुश्किल से निकाल के
फिलहाल वो तो जाना ही यहाँ से बेहतर समझता है। दोनों पकड़े जाने से बच तो गए थे। अब हाओ लियांग की खूब पिटाई भी लगाती है कि अंदर से नॉइस करने की क्या ज़रूरत थी। आंट टियान के ज़िम्मे ये काम लगाती हैं कि मुझे अब तुम ही पता करके दोगी कि आखिर हाओ आजकल वाकई में डेटिंग करती फिर रही है या नहीं। इस प्लेस पर आज इसकी मुलाकात एक सर्जन से भी हो जाती है। हाओ की पट्टियाँ वगैरह तो खुल चुकी थीं। अब वो काफ़ी बेहतर थी। वेल यहाँ पे मॉम और मुंह को देख के ये तो भाग ही जाता है। आज फिर इनसे हाओ को पता चला था कि मुंह एक्चुअली में इनकी अपनी बेटी तो नहीं है, फिर भी वो इसका ख्याल अपने पूरे मन से रख रहे थे। ये तो उसे लेके अब काफ़ी फिक्रमंद भी लग रही होती हैं। हाओ इन्हें तसल्ली देने के साथ साथ कहती है कि कभी अगर आप लोगों को मेरी ज़रूरत पड़े तो ज़रूर बताइएगा। मुंह ने यहाँ पर ली को देख लिया था। वो भागी भागी जाके मॉम को ये बात बताती है, पर वो इस पे विश्वास नहीं करती कि वो आखिर यहाँ पर क्या करने आया होगा। दोनों अब फिर एक रेस्टोरेंट आ चुके थे। हाउ ने तो फैसला कर लिया था कि वो यू का मैजिक शो हर हाल में देखने जाएगी, और ऐसा वो सिर्फ फ्रेंड होने के नाते ही कर रही थी। अब तो ली के साथ मिलकर शॉपिंग करने भी वो आ जाती है। ली हर काम में इसकी हेल्प करने को हमेशा ही रेडी रहता था। अब तो वो स्पेशल खुद ही इसके लिए एक ड्रेस भी सिलेक्ट करता है। वो भी हैरान कि आखिर इसे इन कामों में इतनी ज़्यादा जानकारी कैसे है। उधर ध्यान तो भाई और पैंग को तंग करने पहुंच आई थी। वो इनके साथ खूब मस्ती वगैरह भी करती है। जब उसकी नज़र अपने एक्स बॉयफ्रेंड पर पड़ती है, जो कि इस वक्त अपनी न्यू गर्लफ्रेंड के साथ था, तब तो फौरन से ये पैंग को आगे करके उसे झूठ बोल देती है कि ये देखो मेरा भी न्यू बॉयफ्रेंड बन चुका है। नेक्स्ट हमें मैजिक शो का ही सीन दिखाया जाता है। हाओ आई तो बैठी थी, अब टियान भी पैंग को भी लेके यहीं पर ही पहुंची होती है। यूँ इस बात से अनजान था कि रेन भी यहाँ पहुंची हुई थी। ये अब म्यूजिक बॉक्स की एक मैजिक ट्रिक हाउ के लिए करता है, इसी के जैसा उसके बैग में भी मौजूद था। वो फिर अब उसे स्टेज पे बुलाता है, और ये देख के रेन का तो जेलिसी के मारे बुरा हाल ही हो गया था। वो भी अपने बैग से इसी जैसा एक और बॉक्स निकाल के स्टेज पे पहुंच आई थी। ये देख के सभी हैरान के यहाँ दो दो थिंग्स कैसे हो सकती हैं। हाउ एम्बैरस होके चली जाती है, और ये मैडम बड़े फ़ख्र से सबको बता देती है कि मैं तो यू की फियांसी हूँ। इसकी ये हरकत करने पर यू को तो रैन पे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि ये हर बात में टांग अड़ाने पहुँच जाती है। हाउ तो बहुत ही ज़्यादा दुखी होती है कि क्या यू ने मुझे बस सबके सामने शर्मिंदा करने के लिए ही यहाँ पर बुलवाया था। वो तो अब काफ़ी इमोशनल होती हुई वहाँ से जाने ही लगी थी। उधर फ्रेंड से इस शो में हुए इंसिडेंट का जब लियांग को पता चलता है, वो तो हाउ के लिए फिक्रमंद हो के भागा भागा उसके पास ही जाने लगता है। इसके पाँव पे तो काफ़ी चोट भी आ चुकी थी। वो तो अब हाउ को उठा के ही वहाँ से जाने लगा था। इसकी बर्थडे पे उसने खुद स्पेशल इसके लिए केक भी बना के रखा था, जो कि हाउ एक्सेप्ट नहीं करती कि ना तो तुम मुझे अच्छे से जानते हो और ना ही मैं तुम्हें, फिर तुम इतनी ज़्यादा मेरी केयर क्यों कर रहे हो। वो तो बस इसे फ्रेंड ही समझ बैठा था। दूसरी तरफ यू रेन से तो बहुत ही ज़्यादा एंग्री होता है कि तुम्हें क्या ज़रूरत थी शो में आने की। अब भला फ्रेंड से मिलने पे भी तुमने मुझ पे पाबंदी ही लगानी है क्या। हर वक्त बस शक ही करती रहती हो। टियान पैंग को लेके बाहर आ गई थी, और वो तो आज इतनी ज़्यादा वाइन पी लेती है कि एकदम टल्ली ही हो गई थी। उसके लिए पैंग ने एक होटल में रूम तक बुक करवा लिया था। इधर हाउ ली को देखने बाहर आती ही है, तभी आगे से यू भी इससे मिलने पहुंच आया था। वो इसे सॉरी बोलता है कि आज तुम्हारे साथ अच्छा नहीं हुआ, मेरा तुम्हें वहाँ बस बर्थडे सरप्राइज़ देने का ही इरादा था। वो इसकी बात पे बिल्कुल भी बिलीव नहीं करती। इन्हें अब जो कि इली देख चुका होता है, आके हाउ को इसी के सामने ही उठा के फिर वहाँ से ले जाता है। बाद में वो खुद भी अब वापस ही आ चुका था। नेक्स्ट डे हाउ ने ऑफिस जाने का सोच लिया होता है, तो यह भी उसे रेस्ट करने के लिए कहता है।
इसी दौरान वो तो इस पे छींक ही देती है। बेचारा फिर भी एंग्री होने की बजाय घर पे इसका ख्याल रखने का ही डिसाइड करता है। वह अब अचानक अपने पीछे ली को देख के ये डर के मारे खुद गिरने के साथ साथ उसे भी अपने ऊपर ही गिरा लेती है। पेंग ने बिन को टियान का बता दिया था कि वो होटल में है। मॉम और वो उसे लेने पहुंच आए थे। मॉम तो उस पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा के पता नहीं तुम कब सुधरोगी, अब तो रात भी एक आदमी के साथ स्पेंड कर चुकी हो। वो उन्हें अश्योर करवाती है कि मॉम ऐसी कोई भी बात नहीं है, वो बहुत ही अच्छा इंसान है, हमारे बीच कुछ भी नहीं हुआ। मॉम ने तो अब फिर पेंग को खाने पे इनवाइट करके उसकी जांच पड़ताल करने का फैसला कर लिया था कि मैं खुद ही डिसाइड करूंगी कि वो कैसा इंसान है। हमें पता चलता है कि पेंग तो मैरिड है और इस बात का अभी ना तो टियान को पता था और ना ही बिन को। सो लेट्स सी कि क्या होता है। हाँ, ऑफिस में इतनी तैयार होके आती है कि सारे एम्प्लॉयज ही तो बस उसे देखते ही रह गए थे कि क्या ये हमारी बॉस ही है जो कि इतनी ज़्यादा प्यारी लग रही है। दाजी तो उसे ये तक कह गई थी कि यही अगर तुम पहले तैयार होके रहती तो अब तक बच्चों की माँ भी बन चुकी होती। डैड इसे बुला के वापस आने के लिए कहते हैं कि हम दोनों मिलके एक प्रोजेक्ट पे काम स्टार्ट करेंगे, पर अभी भी हाउ की ना ही थी। इस बात से डैड फिर सैड हो जाते हैं। टियान को यू ने कुछ लेटर्स हाउ को देने के लिए दिए थे। इन दोनों की जितनी लड़ाई सही, फिर भी एक दूसरे के बगैर रह भी नहीं सकते थे। अब यहाँ पे हमें इतना तो पता चलता है कि यू के दिल में इसके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। ली और श्याओ ने भी ब्रेकअप करने की बजाय सुलह ही कर ली थी। लियांग तो एक बहुत ही अच्छा इंसान है, वो भला इसे कैसे छोड़ सकती है। घर पे बाद में हाओ परेशान कि ये अपनी चीज़ें इधर उधर बस फेंक ही देता है, किसी ने देख लिया तो क्या होगा। अब टियान भी इससे मिलने आ चुकी थी। वो इसे यू के दिए हुए लेटर्स ही देती है। अब जब वो घर में मेंस स्टफ पड़ा देखती है तो हैरान कि ये किसका है। वेल और भी फिर चीज़ें वगैरह उठा के वो तो वहाँ से चली ही गई थी कि ये सब तो मैं मॉम को जाके दिखाऊंगी। अब ये इधर बेचारी परेशान हो रही होती है कि टियान ने ये क्या कर दिया। उसने अगर आंट को बता दिया तो वो तो फिक्रमंद ही हो जाएंगी। इससे पहले कि ये मॉम को कुछ बताती, हाउ इसे कॉल करके कहती है कि तुम चीज़ों को लेके गलत मत समझना, वो तो जस्ट मेरे फ्रेंड की हैं जो कि कुछ दिन यहाँ पर रह के गया है। वो भी फिर से कुछ डीलिंग्स वगैरह करके मॉम को इस बारे में कुछ भी ना बताना ही बेहतर समझती है। लेटर्स वगैरह पढ़ के ये तो अपने पास्ट में ही खो गई थी और फिर काफ़ी ज़्यादा सैड भी हो जाती है। तभी रेन ने कॉल करके इसे मिलने के लिए बुलवा लिया था। अब ये उससे सॉरी बोलने के साथ साथ अपने साथ शादी की शॉपिंग करने के लिए भी कहती है कि मेरे यहाँ पे कोई भी फ्रेंड्स नहीं हैं, सो क्या तुम मेरी हेल्प करोगी। वो भी सोचने के बाद इसे हाँ ही कह देती है। आज तो हाओ लियांग को अपनी फैमिली के बारे में भी बताती है कि मॉम की डेथ तो मेरे बचपन में ही हो गई थी। उसे दुखी देख के लियांग फिर उसे तसल्ली देने लगता है। ऑफिस में यू ने इसके लिए बुके भेजा था जिसे लेके हाओ तो बहुत ही खुश हो जाती है। अब तकरीबन उसकी यू से नाराज़गी भी ख़त्म हो चुकी थी। वो जब लियांग से इम्पोर्टेंट बात करने के लिए बुलवाती है तो अचानक डांसी को देख के उसने टॉपिक ही चेंज कर दिया था ताकि उसे कोई शक ना हो कि हम दोनों में काफ़ी अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है। मीटिंग तो इनकी बहुत अच्छे से हो गई थी। गेस्ट्स को तो स्पेशल लियांग की फोटोग्राफी बहुत पसंद आई थी। अपनी तारीफ होता सुन के वो तो फिर एकदम खुशी हो जाता है। यू ने बाद में हाउ को मिलने के लिए बुलवाया था। वो तो इससे खुद को बेहतर साबित करने के लिए एक और चांस मांगता है। उसे अब एहसास हो चुका था कि असल में तो वो जस्ट अभी तक सिर्फ हाउ से ही लव करता है, पर ये उसे जवाब देने को तैयार ही नहीं थी कि तुम्हारी एक फियांसी है ना, सो तुम उसके साथ जाके अपनी लाइफ गुजारो। लियांग श्याओ से मिलने आया था और साथ में उसके लिए गिफ्ट भी लाता है। बहुत वेट करने के बाद जब ये उसे किसी और के साथ गाड़ी से उतरते देखता है तो सैड ही हो जाता है कि इसका मतलब इसने अपने लिए कोई रिच पार्टनर ही चूज कर लिया है। वो तो अब इसके लिए लाया गिफ्ट दे के फिर वहाँ से चला जाता है। उसने इसको खुश रखने की खातिर हर मुमकिन कोशिश की थी, पर क्या फ़ायदा, आखिर को उसने इसे धोखा ही दे दिया ना। ड्रेस चूज करने के लिए रैन तो जानबूझ के हाउ को अपने साथ ही लाई थी। ऊपर से जब जू आके हाउ को इसके साथ देखता है तो काफ़ी एंग्री हो जाता है कि तुम्हें अब हाउ को यहाँ ला के तंग करने की क्या जरूरत थी।
वो इससे इसलिए भी एंग्री था कि इतने साल होने के बाद भी इसे मुझ पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। बस रैन की इन्हीं हरकतों की वजह से वो अब तंग आके टेम्परेरी उससे अपना रिश्ता ख़त्म कर ही लेता है। कोइंसिडेंटली एक प्लेस पे डार्सी और बिन की मुलाकात हो जाती है। वो अब इसे ड्रॉप करने भी जाने लगा था। ढके छुपे वर्ड्स में वो तो यहाँ पर डार्सी से अपनी फीलिंग्स भी कन्फेस कर ही लेता है, जो कि वो भी आगे से भी इसे एक्सेप्ट कर लेती है। टियान पेंग के साथ थी। ये साहब तो शादीशुदा होते हुए भी इसकी चुलबुली हरकतों पे अपना दिल तकरीबन हार ही चुके होते हैं। रेन को डैड की इन्फॉर्मेशन तकरीबन मिल चुकी थी। फिलहाल अपनी सिस्टर का उसे कोई पता नहीं चला था कि डैड ने कभी किसी से अपनी फैमिली की कोई भी बात शेयर नहीं की थी। ये अब उनसे जस्ट उनकी खोई बेटी की फ्रेंड बन के ही मिलने जाती है। वो इसे अपना कॉन्टैक्ट नंबर देते हैं कि मुझे मेरी बेटी की सारी खबरें देती रहना। उन्हें रैन की भी फिक्र थी, इसलिए आज तक वो तो गिल्ट में ही जीते आए थे। रैन को भी इतना तो एहसास हो जाता है कि चलो इन्हें अपनी फैमिली के साथ साथ मेरा भी कोई ख्याल था। पेंग की वाइफ हर वक्त काम पे फोकस किए रखती है, तो इस बात से पेंग थोड़ा सैड था कि इसमें तो कोई भी रोमांटिक फीलिंग्स ही नहीं है। टियान पेंग के लव में तकरीबन खो ही चुकी थी। वो स्पेशल उससे मिलने स्टूडियो ही पहुंच जाती है। यहाँ पर पेंग भी उसके लिए एक सॉन्ग भी सिंग करता है और इतने रोमांटिक इन्वायरमेंट में वो तो फिर एक दूसरे को किस ही कर लेते हैं। डार्सी ने हाउ से पूछ लिया था कि अगर मैं तुम्हारी सिस्टर इन लॉ बन जाऊं तो फिर कैसा रहेगा। वो तो ये सुन के बहुत खुश हो जाती है कि चलो भाई ने कुछ तो अपने बारे में सोचा। रैन ने एक बार फिर से इसे बुलवाया था कि क्या तुम्हारा यू से कोई कनेक्शन है या नहीं। वो उसे अपनी सोच बदलने के लिए कहती है कि देखो इतना शक करना अच्छी बात नहीं है। यहाँ से जाते हुए फिर उसकी मुलाकात यू से हो जाती है। हाउ को रिजॉर्ट पे कोई आर्टिकल लिखना था। वो इस बारे में जब इसे बताती है तो रिजॉर्ट के ओनर का ये तो फिर फ्रेंड था, इसलिए वो तो फिर इसकी हेल्प करने के बारे में सोचता है कि इस तरह काम में तुम्हें आसानी होगी। लिया खुद हाउ के लिए लंच बना के ऑफिस ले जाता है। अब आगे से उसे यू के पास बैठा देख के खाना वहीं पे रख के ही चला जाता है। इधर ये तो वीकेंड पे यू के साथ जाने के लिए मान गई थी। अब ये तो फिर ये सुन के खुशी हो जाता है। अब हाउ जब ली का बना हुआ बॉक्स देखती है तो फिर वो उसे अपने पास ही रख लेती है। अब बाद में इसके घर लेट आने पे वो काफ़ी सैड भी हो चुकी थी। खैर दोनों एक दूसरे को लाइक तो करने लगे थे, लेकिन फिलहाल इस बारे में एक दूसरे से कोई भी बात डिस्कस नहीं करते। नेक्स्ट डे बिन ने डार्सी के लिए बुके भेजा था। ये देख के हाउ को उसके लिए बहुत ही अच्छा लगता है। टियान पेंग के साथ शॉपिंग करने आई थी। अपनी वाइफ को देख के वो तो फिर एक जगह छुपी जाता है। आज तो वो पकड़े जाने से बच गया था। ये साहब तो दोनों लड़कियों में ही अपनी टांग फंसाई फिर रहे थे। सो देखते हैं कि आगे क्या होता है। ली ने डार्सी को बता दिया था कि हाउ यू के साथ रिजॉर्ट जा रही है, जो कि बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। अगर वहाँ इनका सीक्रेटली रिलेशन स्टार्ट हो गया तो क्या होगा। वो तो अब टेंशन में आके बिन के साथ वहीं जाने का सोचती है ताकि वो इन दोनों पे नज़र रख सकेगी। रैन को भी पता चल चुका था कि ये हाउ के साथ वीकेंड गुजारने जा रहा है। वो भी चुपके से वहाँ जाने का सोचती है और साथ में काफ़ी सैड भी हो गई थी कि इसने ये बात मुझसे छुपाई क्यों। इन दोनों की तो जर्नी स्टार्ट हो चुकी होती है। आज डार्सी की कंडीशन काफ़ी ख़राब हो चुकी थी। वो जल्दी से लियांग को कॉल करके अपनी जगह फिर वहाँ जाने को कहती है। इसने तो वहाँ पर बहुत ही ब्यूटीफुल घर बुक करवाया था। ऐसा घर बनाने की तो हाउ की भी ख्वाहिश थी। वो इसे अपने दुख और तकलीफ़ों के बारे में जब बताता है जिनसे वो बिल्कुल अनजान थी। अब तो फिर हाउ को इसके लिए काफ़ी बैड फील होता है। यूं यहाँ पर इसे अपने डैड के बारे में बताता है कि कैसे वो शराबी थे और माँ को और इसे काफ़ी मारा करते थे। उसके मरने के बाद इसने शुक्र अदा किया था। फिर बाद में जब इसकी मॉम की डेथ हो गई थी, ये तब बहुत इमोशनल हुआ था और फिर अपनी दुख कम करने के लिए ही ये अब्रॉड चला गया था। इस बारे में जब वो सुनती है तो एकदम इमोशनली हो जाती है कि अब तक मुझे इस बारे में तुमने बताया क्यों नहीं। यहाँ पर वो हाउ को ये भी बताता है कि मैं अब्रॉड एक इस वजह से भी गया था ताकि वहाँ जाकर मैं खुद को तुम्हारे काबिल बना सकूं। और यहाँ पर इस बात का फ़ायदा उठा के वो तो इसे किसी करने लगा था। तभी ऊपर से लिया जाता है और आते ही वो तो हाउ को डांटने लगा था कि तुम भला अपने बॉयफ्रेंड को बिना बताए यहाँ पर कैसे आ सकती हो। इतने में ऊपर से रैन भी आ जाती है।
इन दोनों के अच्छे खासे मूड को तो इन्होंने मिलकर ही खराब करके रख दिया था। अब बाद में ये तो ली को डांट देती है कि तुम यहाँ पर क्या करने आए हो, और फिर उसे अपने रूम से ही बाहर निकाल देती है कि ये मत समझ लेना कि हम दोनों एक रूम में ही सोएंगे। इधर ये रेन पे गुस्सा के आखिर अब मैंने तुम्हें बता दिया था कि मैं काम से जा रहा हूँ, तो फिर तुम्हें मेरे पीछे आने की क्या ज़रूरत थी। जब रेन लियांग को बाहर बैठा देखती है, उसे तो अब शक ही होने लगा था जैसे ये दोनों तो अपने रिलेशन में आने का नाटक ही कर रहे हैं। इसी बारे में बात करने के लिए वो तो अब हाओ के पास ही पहुंची होती है। तभी उसका स्पाई उसे कॉल करके बताता है कि जिस लड़की की इंफॉर्मेशन लेने के लिए तुमने मुझे हायर किया था ना, एक्चुअली में वो तो हाओ ही है। ये सुनकर उसे तो हाओ पे और ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि हर काम में यही आगे आगे होती है। वो यहाँ पर हाओ को थप्पड़ भी मार देती है। ये सब कुछ तो लियांग और यू भी देख चुका था। अब यहाँ पर लियांग और हाओ दोनों घर वापस आ चुके होते हैं। इधर यू इस पे गुस्सा कि तुम्हें आखिर क्या जरूरत थी उसे थप्पड़ मारने की। वो आज इससे ब्रेकअप ही कर लेता है कि नेक्स्ट मुझे कभी भी ना मिलना। वो यहाँ पर इसे बताती है कि ऐसे कैसे हो सकता है, मैं तो तुम्हारे बच्चे की माँ भी बनने वाली हूँ। ये सुन के वो तो एकदम सरप्राइज रह जाता है। खैर वो फिलहाल तो वहाँ से चला ही गया था। नेक्स्ट डे इसने फिर से हाओ को मिलने के लिए बुलवाया होता है। यहाँ पर ये उसे कहती है कि प्लीज़ तुम तो अब यू का पीछा छोड़ दो, मैं उसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। ये सुन के ये भी एकदम शॉक ही रह जाती है। अब वो भला किसी का हक कैसे छीन सकती थी। इधर घर पर जब लियांग की आंख खुलती है तो वो अपने ऊपर ब्लैंकेट ओढ़ा देख के सरप्राइज रह जाता है, और ये किसी और ने नहीं बल्कि हाओ ने ही इसके ऊपर ओढ़ा था। यहाँ पर हमें यूं तो फील होता है कि जैसे ये उसे लाइक करने लगा है। उधर हाओ तो यू से मिलने आ चुकी थी कि मुझे पता है कि वो तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली है, सो अब से तुम्हारा और मेरा रिश्ता ख़त्म हुआ, मुझे इम्प्रेस करना बंद करो। बाद में इसे बैठा देख के वो सोचता है कि अरे ये तो वही लड़की है जिसकी मैंने बैक साइड पे फ़ोटो खींची थी। यहाँ पर अब इसे तो पता चल जाता है कि एक्चुअली में वो लड़की हाओ ही थी। इधर ही मजाक मजाक में ये उसे कह देती है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगे। वो इसके क्लोज आके ना कह के वहाँ से भाग जाता है। इस बात पे इसे काफ़ी गुस्सा आता है और वो तो उसकी दुर्गति बना देती है। दूसरी तरफ रेन तो उससे मिलने के लिए आई हुई थी। वो इससे पैचअप करना चाहती है, बट अभी भी उसे कह देता है कि नहीं, मैं तो हाओ पे बिल्कुल भी गिव अप नहीं करने वाला हूँ, सो तुम मुझे भूल जाओ। ये कह के वो तो वहाँ से चला जाता है। ऑफिस में ये दोनों फ्रेंड्स तो अपने प्रोजेक्ट के बारे में ही बातें कर रही थी। तभी इनकी नज़र श्याओ पे पड़ती है कि उसने अपना तो नया बॉयफ्रेंड बना लिया है। इन दोनों को तो यकीन हो गया था कि बहुत जल्दी लियांग और श्याओ फिर ब्रेकअप ही करने वाले हैं। अब जो ये सोच रही थी बिल्कुल ऐसा ही होता है। वो खाने पे लियांग को इनवाइट करती है और वहाँ पे आके इसे कहती है कि आज से तुम्हारा और मेरा रिलेशन ख़त्म। अब यहाँ पे उसे भी पता चल चुका था कि इसने मुझे पुअर होने की वजह से ये छोड़ा है और किसी रिच लड़के को फंसा लिया है। बाद में खुद ही इससे ब्रेकअप करके फिर ये मैडम तो इमोशनली हो गई थी। अब रोने का क्या फ़ायदा। बाद में यू तो हाओ से मिलने आया होता है कि देखो मैं तुमसे बहुत लव करता हूँ, सो मुझे प्लीज़ एक चांस तो दे दो। लेकिन वो तो इसे कोई भी चांस देने को तैयार नहीं थी कि तुम प्लीज़ अपने फियांसी के पास वापस जाओ। तभी इसे हॉस्पिटल से कॉल आती है। ये तो अब जल्दी से रेन को देखने पहुँच आया था। उसने तो सुसाइड करने की ही कोशिश की थी। यहाँ पर इसे तो हाओ भी देख लेती है। वो अब काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गई थी और एक बार में जाकर खूब ड्रिंक भी करती है। मुझे अब तो यू को भूल जाना चाहिए। अब हाओ को कॉल करने पर लियांग को पता चलता है कि वो तो एक बार में है। वो तो भागा भागा अब उसे लेने पहुँच आया था। यहाँ पर वो तो बेचारी काफ़ी ज़्यादा दुखी होती है कि इवन कि मेरे डैड तक मेरा ख्याल नहीं रखते हैं, सो तुम क्यों मेरी इतनी केयर कर रहे हो। वो तो जस्ट एक फ्रेंड होने के नाते ही उसका ख्याल रख रहा था और यहाँ पर ये भी उसे हग ही कर लेती है। दूसरी तरफ फ्रेंड जब यू को अपने पास बैठा देखती है, उसे अब इतना तो समझ आ गया था कि ये कहीं ना कहीं मेरी केयर भी करता है। अब उधर हम देखते हैं कि टियान और पेंग की वाइफ की तो अच्छी खासी फ्रेंडशिप भी हो चुकी होती है। अभी दोनों ही सच्चाई से बिल्कुल अनजान थी। नेक्स्ट डे ऑफिस में श्याओ जब इन दोनों को साथ में देखती है तो एकदम जल भुनी जाती है कि आखिर इन दोनों का रिलेशन क्या है। वो तो बाद में इसे साइड पे ले जाके पूछती भी है कि तुम भला बॉस के साथ क्या कर रहे थे।
वो इसे कहता है कि मेरा और तुम्हारा तो रिलेशन ख़त्म हो चुका है, तो तुम अब मुझसे ये सब क्यों पूछ रही हो। इनकी बातें जो कि हाउ सुन लेती है, उसे पता चल चुका था कि फाइनली इन दोनों ने ब्रेकअप कर ही लिया है। उसने तो इसे बातें भी सुना दी थी कि अब से तुम मुझसे मेरे पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ भी नहीं पूछोगी। बाद में हाउ तो रैन से मिलने हॉस्पिटल आ चुकी होती है। अभी भी वो इस पे काफ़ी गुस्सा करती है कि तुमने यू की जान नहीं छोड़ी है ना। अब जब यू ऊपर से आता है तो ये इसी के सामने उसे हग कर लेती है। वो बेचारी सैड हो के फिर वहाँ से चली गई थी। रास्ते में उसकी मुलाकात मुँह से हो जाती है, जो कि इस वक्त वो अकेली बैठी थी। ये अब उसे अपने साथ ले जाना चाहती थी, इसलिए वो ये सब बताने के लिए लियांग को कॉल करती है। वो पिक नहीं करता। वो इसे देखने के लिए हॉस्पिटल गई भी थी, वो वहाँ पर भी नहीं होता। या फिर उसे वहाँ से लेकर चली जाती है कि बाद में मैं उसे बता दूंगी। अब ये इधर परेशान कि पता नहीं मेरी बहन कहाँ चली गई है। वो जब रेस्टोरेंट आके देखता है कि उधर भी नहीं है तो सभी काफ़ी परेशान हो गए थे। ये तो मुंह को लेके एक और डॉक्टर के पास चेकअप करवाने भी पहुंच आई थी और बाद में उसके साथ मिलकर शॉपिंग भी करती है। ये दोनों फिर हॉस्पिटल वापस आ जाती हैं। अभी तक जब वो लियांग को नहीं देखती तो अब ये उसे लेके फिर रेस्टोरेंट वापस आ चुकी थी। यहाँ पर लियांग तो उस पर गुस्सा कर जाता है कि तुम इसे लेकर गई हुई थी और हमें बताया तक नहीं, मैं देखो कितना परेशान हो गया था। बाद में जब ये उससे बताती है कि उसने तुम्हें कॉल भी की थी और मैसेजेस भी, तुमने कोई रिप्लाई नहीं किया, ऐसे ही बेचारी सिस्टर को डांट दिया। और यहाँ पर इसे मॉम से भी डांट ही पड़ जाती है कि तुम्हें क्या ज़रूरत थी उस बेचारी को इतनी बातें सुनाने की। यह भागा भागा उससे माफ़ी मांगने के लिए आता है। इधर बिन और डासी दोनों डेटिंग करने आए थे और यहाँ पर इनकी नज़र पेंग और टियान पे भी पड़ जाती है। वो तो इसे अपने स्टूडियो ही लेकर आ गया था। अब फाइनली बहुत मनाने के बाद हाउ तो मान ही गई होती है। उसकी तबीयत भी ख़राब थी, ये भी उसका काफ़ी ख्याल रखता है। नेक्स्ट डे आंट ने इसके लिए फिर से एक ब्लाइंड डेट का अरेंज किया था। वो तो अब बड़े मज़े से तैयार होकर वहाँ जाने लगती है। इधर रैन घर पे आ चुकी थी और वो यू को पैचअप करने के लिए कहती है, लेकिन अभी भी उसके दिल में सिर्फ और सिर्फ हाव ही थी। ये सुन के वो तो फिर सैड ही हो जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हाउ तो ब्लाइंड डेट पे आ चुकी थी और इसके पीछे पीछे लियांग भी था। वो तो जानबूझ के इसकी डेट को ख़राब ही कर देता है। आखिर को वो काफ़ी जेलस भी फील कर रहा था। वो नहीं चाहता था कि ये किसी और के साथ डेट करे, लेकिन ये दोनों तो अपनी फीलिंग्स भी एक दूसरे से कन्फेस ही नहीं कर पा रहे थे। हालांकि वो भी जान गई थी कि हो ना हो इसके दिल में ज़रूर कुछ ना कुछ तो है। बाद में घर पर यू फिर से इससे मिलने पहुंचा हुआ था और ये साहब तो अब की बार इसे एक बहुत ही खूबसूरत ब्रेसलेट भी गिफ्ट करते हैं। अब इसे यहाँ से जाते हुए रैन भी देख लेती है। बाद में जब उसे पता चलता है कि इसका बॉयफ्रेंड तो इसके पास ही रहने के लिए आया हुआ है, ये देख के वो तो अब खुशी हो जाती है कि ठीक है, मैं इन दोनों की फ़ोटोज़ यू को दिखा दूँगी। अब वो तो फिर इसे कभी भी लाइक नहीं करेगा। बाद में जब ये उसका दिया हुआ ब्रेसलेट लियांग को दिखाती है, वो बेचारा तो बहुत जेलस फील करता है। नेक्स्ट डे ऑफिस में डाजी ने इसे बता दिया था कि क्या तुम्हें पता है कि टियाना डेटिंग कर रही है। ये सुन के वो तो एकदम सरप्राइज रह जाती है कि वो कब से मुझसे बातें छुपाने लगी। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो तो उससे मिलने पहुंची होती है और यहाँ पर उसे कहती है कि अगर तुम किसी पर्सन से डेट कर रही हो तो क्यों ना हम सबसे भी उसे इंट्रोड्यूस करवाओ। उसे कहती है कि डोंट वरी, मैं सबसे मिलवा दूंगी, लेकिन अभी मुझे कुछ टाइम चाहिए। वो उसके साथ अपना कुछ टाइम स्पेंड करना चाहती थी। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ये तो अब घर आ चुकी होती है। जब ये आंट को बताती है कि मेरी ब्लाइंड डेट तो ख़राब हो चुकी है, वो फिर परेशान ही हो गई थी। अब घर आई थी तो यहाँ पर डैड से उसकी फाइट हो ही जाती है। अब फिर इन दोनों की फोटोज लेने के लिए रैन ने तो एक स्पाई का भी अरेंज कर लिया था। वो तो फिर इनकी इकट्ठे में फोटोज क्लिक ही कर लेता है। उधर हम रैन को देखते हैं जो कि डैड से मिलने आ चुकी थी। अब जब टियाना की नज़र इस पे पड़ती है तो वो हैरान कि रैन तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। अब डैड को पता चल जाता है कि एक्चुअली में ये मेरी बेटी की फ्रेंड नहीं बल्कि मेरी बेटी ही है। वो इससे अपोलोजाइज़ करने लगते हैं कि मुझे तुम्हारी मॉम के साथ और तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो अब ये भी कहती है कि ठीक है, अगर आपको अपनी गलती का एहसास हो चुका है सो कंपनसेशन के तौर पर आप मुझे वो दो जो कि मुझे चाहिए। वो भी कह देते हैं कि ठीक है, जो तुम्हारी मर्जी, जो तुम मांगोगी मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। यू ने हाउ को एक ड्रेस देने आना था।
सो ये अब लियांग को मूवी टिकट दे के वहाँ से जाने को कहती है। हाओ तो बस यही चाहती थी कि जब तक वो घर आए तब तक ये यहाँ से जा चुका हो। अब लियांग को भी पता था कि यू आने वाला है, सो ये तो हरगिज़ भी यहाँ से नहीं जाता। अब यू तो अपने सामने लियांग को देख के एकदम सरप्राइज रह जाता है कि आखिर ये यहाँ पर क्या कर रहा है। लियांग तो ढीठ बन के वही साइड पे ही बैठ जाता है और फिर उन्हें साथ देख के इतना जेलस फील करता है कि बस हाओ को किसी ना किसी तरीके से अपने पास ही बुलाई रखता है। अब इसे भी इतना तो पता चल चुका था कि ये तो कुछ ज़्यादा ही उसकी केयर कर रही है, मीन इनके बीच कुछ तो ज़रूर है। दूसरी तरफ टियान पेंग को अपने घर चलने के लिए कहती है कि मैं तुम्हें अपनी फैमिली से इंट्रोड्यूस करवाना चाहती हूँ। वो जब आगे से इनकार करता है तो अभी उससे नाराज़ हो के फिर वहाँ से जाने लगी थी। रैन को तो डैड ने स्पेशल एक आलीशान घर भी दिलवाया था। वो खुश के बस अब मैं डैड से कह के ही यू को भी अपने पास इसी तरह ही बुलवा लूँगी। श्याओ तो ऑफिस में लियांग को पॉइंट आउट करने का मौका हाथ से जाने ही नहीं देती। अब फिर हाओ जानबूझ के इसके पास खुद ही आकर उसे कहती है कि मैं तो अब इसकी गर्लफ्रेंड बन चुकी हूँ। पहले हमेशा हर सिचुएशन में लियांग उसकी हेल्प करता था और अब इसकी बारी थी। वो तो इसकी गर्लफ्रेंड होने के लिए प्रिटेंड ही कर रही थी। टियान की एक लड़के के साथ टक्कर हो जाती है और ये कोई और नहीं बल्कि हाओ के साथ ब्लाइंड डेट पे जाने वाला बॉय ही था। वेल पेंग को जेलस फील कराने के लिए ये तो अब टेम्परेरी इसे अपना फियांसी ही बना लेती है ताकि अब तो रिश्ता लेके वो मेरे घर ज़रूर ही आएगा। पर इन सब बातों का तो उस पर कोई भी असर नहीं होता। फिर हमें अवार्ड सेरेमनी का सीन दिखाया जाता है, तकरीबन जहाँ पर सभी लोग ही मौजूद थे। आज का अवार्ड तो फिर हाउ ही विन करती है। इधर ही एक लड़के ने आंट की ड्रेस ही खराब कर दी थी और बस डाजी जब इन्हें टेंशन में देखती है तो फौरन से इनकी शर्ट पे अपना स्कार्फ डाल देती है। वो तो इसे काफ़ी इम्प्रेस हुई थी। बाद में जब आंट को पता चलता है कि ये तो बिन की गर्लफ्रेंड है तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश होती हैं। उन्हें तो इसे अपनी डॉटर इन लॉ बनाने पर कोई भी एतराज़ नहीं था। पार्टी में ही रेन इसे अपने साथ चलने को कहती है। वो यू के सामने ही इसकी और लियांग की फ़ोटोज़ दिखाना चाहती थी पर अब वो इसके पास नहीं थी। यू अब रेन पे गुस्सा कि तुम्हें हर जगह यूँ उसे क्रिटिसाइज़ करने की आदत है क्या। उसे तो अब इसकी बातों पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं रहा था। बाद में ये इसे फ़ोटोज़ दिखा के कहती है कि तुम मानो या नहीं उसके घर में एक लड़का रहता है और तुम अभी भी उसे लाइक करते हो क्या। बिन खुश खुश नाजे का जिक्र आंट से कर रहा था। अब टांग अड़ाने टियान पहुंच आती है कि वो तो तुमसे एज में काफ़ी बड़ी लगती है। ये भी अब आंट के सामने जब पेंग का जिक्र करता है तो अब वो इसकी दुर्गत बनाने चली गई थी कि तुम उससे रिलेशन में हो और मुझे बताया तक नहीं। ऑफिस में एक प्रोजेक्ट पे दोनों काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थी। अब बाद में हाओ जब लियांग को कॉल करके घर बुलाती है वो तो एकदम खुशी हो गया था। टियान तो फिर वहाँ इसे देख के शौक ही रह जाती है कि तुम आखिर इधर क्या कर रहे हो। डैड से तो रैन ने यू को लेके बात कर ली थी कि मैं बहुत जल्द उससे शादी करने वाली थी पर वो तो अब काफ़ी बदल चुका है। ये अब उससे बात करने का सोचते हैं। इसे तो अब दोनों बता चुके थे कि पिछली दफ़ा तुम जिस पर्सन का स्टफ़ लेके गई थी ना वो असल में लियांग का ही था। वो तो अब इसे रियल में ही लियांग को अपना बॉयफ्रेंड बनाने का मशवरा देती है। नेक्स्ट डे इसकी तबीयत ख़राब थी सो ये ऑफिस जाने से छुट्टी ही कर लेती है ताकि मैं इसका ख्याल रख पाऊँगी। साथ में अपनी जगह डाजी को वर्क पे भेजती है। डाजी भी खुद फाइल सेंड करने की बजाय श्याओ को कहती है और वो पहले ही हाउ से काफ़ी जेलिस थी इसलिए फ़ौरन से कुछ गलती सेंड कर देती है। पहले जो कि वो इसके काम करता था अब की बार हाउ से करवाता है। ये सब देख के वो तो फिर स्माइल भी करने लगा था और बाद में जब इसे बताता है कि मैंने तो बस इल होने का नाटक किया था। ये सुन के हाउ तो काफ़ी गुस्सा हो के फिर इसे मारने ही लगती है। प्रोजेक्ट में खराबी करने की वजह से प्रेसिडेंट आके हाउ को खूब डांटते हैं कि तुम्हारी वजह से हमारा कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो गया है। डाजी फिर इसे बताती है कि वो सब तो मैंने शाओ से सेंड करने को कहा था। ये अब उस पर गुस्सा कि तुमने मेरी सारी मेहनत पे पानी फेर दिया। वो गुस्से में आके श्याओ को थप्पड़ ही मार देती है और ये सारा स्टाफ भी देख चुका था। इसकी वजह से बेचारी को जॉब से भी फायर कर दिया जाता है। वो दुखी होती हुई फिर वहाँ से चली ही जाती है। दूसरी तरफ डैड ने यू को मिलने के लिए बुलवाया था। वो समझता है कि शायद ये मुझसे हाउ की बात कर रहे हैं
पर एक्चुअली में उसे अब ये सरप्राइज़ मिलता है कि रैन भी इन्हीं की बेटी ही है। दुखी हो गई, ये तो अब काफ़ी ज़्यादा ड्रंक हो गई थी कि मैंने इस मुकाम तक पहुंचने में कितना ज़्यादा हार्ड वर्क किया था, पर देखो क्या हुआ मेरे साथ। वो तो फिर इमोशनली हो जाती है और अपना सारा दुख वो तो इसे सुनाती है। अब यहाँ पर लियांग भी फिर उसे तसल्ली ही देने लगता है कि डोंट वरी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। डैड ने आंट को बता दिया था कि मुझे मेरी कोई बेटी मिल गई है, उसकी मॉम तो अब खैर इस दुनिया में नहीं है। टियान के लिए एक सॉन्ग सिंग करके पेंग ने फाइनली उसे मना ही लिया था। वो भी भला इससे कितने दिन नाराज़ रह सकती थी। इधर इसे भी एहसास हो चुका था कि असल में उसके दिल में अब यू नहीं बल्कि लियांग है। कभी कभी इंसान को फीलिंग्स समझने में कुछ टाइम लगता है। वेल जो भी था, अरसे बाद उसे इस बात का एहसास तो हो ही चुका था। ये दोनों खुशी होते हैं कि तभी अचानक यू की फिर इसे कॉल आती है। आज उसके पास जाके ये अपने मन की बात उसे बता देती है कि तुम जाके बस रैन का ख्याल रखो, वो मुझसे ज़्यादा ही तुमसे लव करती है। हमारा लव बस अब पास्ट ही बन चुका है। इसने तो पूरे मन के साथ यू को भूल जाने का ही फैसला कर लिया था। बाद में डैड को रैन ने ली और हाउ की फ़ोटोज़ सेंड कर दी थी। वो हैरान कि आखिर हाउ इतने यंग बॉय से कैसे डेट कर सकती है। वो हॉस्पिटल में मौजूद थे तो रैन फिर उन्हें जब देखने आती है तो तब उसकी मुलाकात आंट से भी हो चुकी थी। हाउ के फायर होने का डाजी ने बिंग को भी बता दिया था। वो अब सैड होने के बजाय खुश हो जाता है कि चलो अब तो वो अपनी कंपनी वापस आ जाएगी। पेंग ने इस वीकेंड पे अपनी वाइफ के होने वाली बात टियान को बताने का सोच लिया था कि बाकी इसकी मर्जी होगी कि मुझसे रिलेशन रखना है या नहीं। हाउ ली से मिलने आई थी, वो तो इसे बता देती है कि मैंने यू को हमेशा हमेशा के लिए अपने दिल से निकाल दिया है और वो तो लियांग जैसे लड़के को अपना बॉयफ्रेंड बना के बहुत ही ज़्यादा खुश भी होती है। यहाँ पे भी अपनी फीलिंग्स कन्फेस करने के साथ साथ वो तो इसे किसी कर लेता है। यूँ तो काफ़ी ज़्यादा दुखी था और वो आज बहुत ही ज़्यादा वाइन भी पी के एकदम टल्ली ही हो जाता है। और जब वो घर आता है तो आगे से रैन भी यहाँ आ चुकी थी। अब खैर उसे उम्मीद तो थी कि ये मेरे पास वापिस ही आ जाएगा। टियान हाउ से मिलने आई होती है। अब यहाँ पर ही अपनी बहन से लियांग की बात भी शेयर कर लेती है। वो तो फिर इसके लिए काफ़ी खुश हो गई थी कि देखा, मैंने कहा ना था कि तुम उसे अपना बॉयफ्रेंड बना लो। डाजी तो बातों ही बातों में श्याओ को तंज भी मार ही लेती है कि तुम्हारी वजह से हाउ को जॉब से निकाला गया है। ये तो अब उसकी शिकायत लगाने लियांग के पास जाती है और साथ में हाउ को ही बुरा भला कहने लगी थी। तो ये अब की बार उसके बारे में कुछ भी गलत नहीं सुनता। वो अब तो मेरी गर्लफ्रेंड बन चुकी है, सो उसके खिलाफ मैं कोई भी बात नहीं सुनूंगा। ये सुन के श्याओ फिर एकदम हैरान ही हो जाती है और उसने तो अब इन दोनों के बीच फूट डलवाने का ही फैसला कर लिया था। दूसरी तरफ रेस्टोरेंट पे हम देखते हैं कि पेंग की वाइफ इससे मिलने आई थी और वो जानती थी कि ये तो सेलिब्रिटीज़ के इंटरव्यू लेती है। सो वो तो यहाँ पर टियान से अपना इंटरव्यू लेने के लिए कहती है कि मैं भी तो एक सेलिब्रिटी की ही वाइफ हूँ। अब वो भी फौरन से तैयार ही हो गई थी। याओ डासी के पास आके उसे अपनी हाउ के साथ एक अपॉइंटमेंट लेने को कहती है कि मैं उसे सॉरी बोलना चाहती हूँ। इसके सामने तो वो अपनी मिस्टेक एक्सेप्ट किए खड़ी थी। डाजी भी फिर सोच समझ के इसके फेवर करने को तैयार हो जाती है कि चलो इनका मामला हल हो जाएगा। अब ये गिल्ट फील जो कर रही है। टियान ने पेंग को खुद को लेने आने का कह दिया था। अब तो इसके पास पेंग की वाइफ भी बैठी थी। सो जब वो इसे लेने आता है तो ये उसे देख के सरप्राइज के अच्छा तो ये कब से किसी और लड़की के साथ डेटिंग कर रहा था और मुझे खबर तक भी नहीं होने दी। उसे पेंग के साथ साथ टियान पे भी गुस्सा आ रहा था कि आखिर ये किसी के हस्बैंड के साथ कैसे लव कर सकती है। अब इनके साथ जाते हुए वो इसकी बातें टियाना को बता देती है और फिर गाड़ी से उतर के पेंग को जोरदार थप्पड़ पे मारती है कि तुम्हें शर्म नहीं आती मुझे धोखा देते हुए। ये बेचारी तो वैसे सदमे में कि आखिर मैं इस सब से अनजान कैसे रही, मैंने जिंदगी में आज तक किसी का हक नहीं छीना था। वो बेचारी अब फिर वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ हाओ और लियांग अपनी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा खुश थे। डाजी ने एक बहाने से हाओ को रेस्टोरेंट बुलवाया था, सो ये अब वहाँ जाने लगती है।
पैंग के तो अपनी वाइफ के साथ कोई भी जज्बात नहीं जुड़े थे, उसने तो इसे छोड़ने का फैसला ही कर लिया था और वो तो फिर घर छोड़ के ही चला जाता है। इधर आके हाउ को पता चलता है कि डाजी ने श्याओ से मिलवाने के लिए उससे झूठ बोला था। वो तो इधर बस इससे माफ़ी मांगने नहीं बल्कि क्रिटिसाइज ही करने आई थी। ये भी बस उसे ऐसे ही खामखा में कह देती है कि मैंने तुमसे लियांग को छीनने के लिए ही लव करने का नाटक किया है, वो कभी भी तुम्हारे पास नहीं आएगा। आखिर को वो अब मेरे प्यार के जाल में जो फंस चुका है। इसे नीचा दिखाते दिखाते सारी बात लियांग ने सुन ली थी। वो तो काफ़ी अपसेट हो गया था। दुखी तो वही सी बात से ही था कि ये वाकई में मुझसे लव नहीं करती क्या। इसे क्या खबर, वो तो जस्ट श्याओ का मुंह बंद कराने के लिए ही ये सब बोल रही थी। खैर जो भी था वो हो गया। लियांग अपना सामान पैक करके घर छोड़ के ही चला जाता है। डैड और आंट हाउ को लेके ही परेशान थे। ऊपर से टियाना भी मुंह लटकाती हुई घर आ जाती है। आंट को जब बाद में बिंग से पता चलता है कि पैंग जिससे डेट कर रही थी ना वो तो मैरिड है, ये सुनकर इन्हें तो इस पे और ही ज़्यादा गुस्सा आता है कि तुम्हें पता करके ही उस पर ट्रस्ट करना चाहिए था ना। ये बेचारी तो पहले ही बहुत दुखी थी, अब तो घर ही छोड़ के चली जाती है। लियांग रहने के लिए फिर अपने दोस्त की प्लेस पर आ गया था। हाउ तो उसे बहुत मिस करती है, उसके बगैर तो वो एकदम खुद को लोनली ही फील कर रही थी। उसने आके इसकी लाइफ में रंग जो भर दिए थे। आज तो घर पे उससे मिलने के लिए बाकायदा यू ही आता है। ऊपर से अपना कुछ स्टफ लेने जब ली आया था तो वो आगे से यू को देख के परेशान कि इसका मतलब इसने बिल्कुल सच कहा था, वाकई में इसके दिल में अभी तक यही मौजूद है। फिर अब तो हाउ को भी उस पर गुस्सा आ जाता है। बिन पैंग से फाइट करने पहुंचा था कि देखो तुम्हारी वजह से मेरी बहन घर छोड़ के चली गई है, तुम्हें वो सब करते हुए ज़रा भी शर्म नहीं आई। वो भी आप परेशान के पता नहीं टियाना आखिर कहाँ चली गई। फ़ोन करके हाउ ली से सॉरी बोल देती है कि मुझे यूं जिस बात में आके तुम्हें थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था। घर पे आंट को पता चलता है कि ली तो उसी नूडल रेस्टोरेंट वाली औरत का बेटा है जिससे उनकी पहले भी फाइट हो चुकी है। वो तो एकदम सरप्राइज रह जाती हैं। इन्हें लग रहा था कि वो गरीब हैं तो जस्ट पैसों के लिए ही हाउ को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। टियाना के पास कोई और जगह जाने के लिए नहीं थी, वो फिर अपने नकली बनाए गए फियांसे के घर ही आ जाती है। दूसरी तरफ आंट मॉम से झगड़ने रेस्टोरेंट ही पहुंचाई होती हैं कि तुम तो अपने बेटे को संभाल के रखो। वो तो अब अपने बेटे की ही फेवर में बोलती हैं और बस फिर क्या था, इनका झगड़ा स्टार्ट। बिन आके फिर इन्हें फाइट करने से रोकता है। वो बाद में फिर हाउ से सब पूछने के लिए जाता है कि क्या वाकई में तुम्हारे और लियांग के बीच कुछ चल रहा है या नहीं। अभी इसकी तो उससे फाइट हुई थी, सो ये कह देती है कि नहीं वो तो जस्ट मेरा फ्रेंड है, इसके अलावा हमारे बीच कुछ भी नहीं है। ये साहब तो टियाना को लाइक करने लगे थे, इसलिए वो अब उसे पैंग को भूलने के लिए कहता है कि उस एक शख्स पे तो दुनिया रुक नहीं जाती ना, सो अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। ये तो अब खुद को फिर से पहली वाली कंडीशन में ले आती है। सब इसे देख के फिर काफ़ी खुश थे। इधर बिन के मुंह से निकल जाता है कि हाउ और यू के बीच कुछ रहा है। तो अब यहाँ पे ये सुन के डैड की तबीयत खराब हो जाती है कि आखिर दोनों बहनों को एक ही पर्सन से कैसे लव हो सकता है। हाउ को जब उनके हॉस्पिटल जाने की खबर मिलती है तो वो भागी भागी उन्हें देखने जाती है। इसे इन पे गुस्सा था कि जब मॉम की तबीयत खराब थी ना तो तब आप अपनी माशूका के पास होने की वजह से उन्हें देखने नहीं आ सके थे। अब डैड उसे अश्योर करवाते हैं कि तुम्हें बस ये गलत फहमी है, तब मैं वर्क पे था। आंट के पास एविडेंसेस के तौर पे कुछ फ़ोटोज़ मौजूद थी जब उनके हस्बैंड और डैड उन्हीं दिनों में वाकई में काम पे गए थे। वो ये सब हाउ को दिखा देती हैं। अब उसे उन पे यकीन आ जाता है कि इसका मतलब फिर उस दिन उनकी मिस्ट्रेस ने फ़ोन पे इसे झूठ बोला था कि वो उनके हाथ से गया है। ये डैड से अपोलोजाइज़ करने पहुंच आई थी और यहाँ पर उन्हें ये भी पता चलता है कि ये तो यू को अभी लाइक नहीं करती है। खैर वो भी अब भला इससे कहाँ नाराज़ रह सकते थे, सो फौरन से हाउ को माफ़ कर देते हैं। बिन को पैंग का इंटरव्यू चाहिए था, वो तो फिर टियाना से फेवर मांगता है। ये भी उसकी बात मानी गई थी। डाजी ली को इंटरनेशनल फोटोग्राफी कंटेस्ट में पार्टिसिपेट करने को कहती है और ये मशवरा सुन के वो तो बेचारा एकदम काफ़ी खुश हो गया था और साथ में ये सब बताने के लिए इसे थैंक्स भी कहता है।
दूसरी तरफ टियाना पेंग का इंटरव्यू लेने पहुंची होती है। वो इसे अपना सीक्रेट छुपाने पर माफ़ी मांगने के साथ साथ खुद से पैचअप करने को कहता है कि मैं तो बहुत जल्दी अपनी वाइफ को डिवोर्स देके तुमसे शादी कर लूँगा। खैर वो तो अब यहाँ पर जिस काम से आई थी वही करती है और फिर इसे माफ़ किए बगैर ही वहाँ से चली गई थी। बाहर जाके वो तो फिर अपने पास्ट को याद करके बहुत इमोशनल भी हो गई थी। इधर डाजी को जब पता चलता है कि फाइनली हाउ ने अपनी कंपनी वापस ज्वाइन करने का फैसला कर लिया है तो वो तो काफ़ी सरप्राइज होती है। प्रेसिडेंट ने हाउ को मिलने के लिए बुलवाया था और साथ में वो इसे कहते हैं कि तुम अब वापस कंपनी आ सकती हो, कि हमें पता चल चुका है कि उस दिन तुम्हारी कोई भी गलती नहीं थी। पर जब ये उन्हें बताती है कि मैं तो अब अपने डैड की कंपनी ही ज्वाइन कर चुकी हूँ, ये सुन के वो तो एकदम शॉक में ही रह जाते हैं। इन बाप बेटी को तो एक साथ में देख के आंट बहुत ही रिलीफ फील करती हैं। खैर उनकी बेटी तो अभी भी इस सदमे से बाहर नहीं निकली थी, तो इस वजह से वो उसे काफ़ी ज़्यादा डांट भी देती हैं कि तुम आखिर उस मनहूस शख्स को भूल क्यों नहीं जाती हो। रेन ने डैड से कह दिया था कि मैं अकेले रहते रहते बहुत ही ज़्यादा बोर हो चुकी हूँ, सो क्या अब मैं आपके घर आके अपनी ही फैमिली को ज्वाइन कर सकती हूँ। ये सुन के वो तो एकदम सरप्राइज रह जाते हैं और साथ में कंफ्यूज के आखिर मैं इसे क्या जवाब दूँ। हाउ जब मुंह को देखने रेस्टोरेंट जाती है तो तब मॉम इससे काफ़ी ज़्यादा रूडली बात करती हैं कि ज़रूर ये मेरे बेटे को पटाने नहीं आई होगी। ये नाराज़ होके फिर वहाँ से जाने लगती है। तो इसके पीछे ली इसे रोकने आया था कि तुम मॉम की बात पे गुस्सा मत करना, उन्हें बस मिसअंडरस्टैंडिंग ही हुई है और कुछ नहीं। पर ये तो खैर अब वहाँ से चली ही जाती है। दूसरी तरफ एक रेस्टोरेंट पर टियाना की मुलाकात फिर से इन साहब से हो ही जाती है। आज तो वो टियाना से अपनी फीलिंग्स कन्फेस करने का ही डिसाइड करता है कि ये ना हो कि बाद में बहुत लेट हो जाए। बहुत सोचने के बाद भी ये उससे अपनी फीलिंग्स कन्फेस नहीं कर पाता कि कहीं मैं इससे अपनी फ्रेंडशिप से भी हाथ ना धो बैठूं। बार में जाके टियाना की नज़र पेंग की वाइफ जॉन पे पड़ती है, जो कि इस वक्त काफ़ी ड्रंक थी और साथ में दुखी भी। एक तो उसके हस्बैंड ने उसे चीट किया था और दूसरा उसे बहुत सारी मनी की ज़रूरत थी, जो कि इस वक्त उसके पास बिल्कुल भी नहीं थी। टियाना को इसके लिए काफ़ी बैड फील होता है। घर भी फिर इसे पेंग ही लाया था। हाओ का दिल तो लियांग से बहुत मिलने को कर रहा था, सो अब उसे कॉल करके मिलने के लिए बुलवा लेती है। इधर टियाना जॉन से मिलने पहुंची हुई थी। वो जानती थी कि अपने हस्बैंड की वजह से ये मुझसे काफ़ी नाराज़ है, सो ये अब बस एक अच्छी फ्रेंड होने के नाते इसे मनी उधार देना चाहती थी, जो कि फ़िलहाल तो वो लेने से इनकार कर देती है कि तुम तो मेरी फ्रेंड भी नहीं हो। लियांग की चुपके चुपके से हाउ फोटोज़ क्लिक कर लेती है कि इसकी बर्थडे पे ये मैं इसे गिफ्ट करूँगी। मंथली पेमेंट इसे मिल चुकी थी। ये अपना कैमरा के पैसे हाउ को लौटाने का सोचता है। घर पे यूवे इससे मिलने आया था। मीन अभी तक उसने इस पे गिव अप तो बिल्कुल भी नहीं किया था। ऊपर से लियांग जब इसे देखता है तो यही समझ के जाता है कि शायद ये दोनों अभी भी रिलेशन में है। टियाना तो हर हाल में जॉन को पैसे देना चाहती थी, इसलिए इन साहब से कुछ रकम मांगने गई होती है। अब इससे पहले कि ये लियांग के पास पहुंचती, ऊपर से श्याओ आ जाती है। इसे मिसअंडरस्टैंडिंग के शायद इन दोनों ने अब पैचअप कर लिया है, सो ये तो अब ली पे गुस्सा करती हुई वहाँ से चली जाती है। बाद में ली खुद ही इसका लाया गिफ्ट देखता रहता है। डाजी को बिंग ने वीकेंड पे अपनी फैमिली से मिलवाने ले जाना था और वो तो ड्रेस सेलेक्ट करने में ही काफ़ी बिजी होती है। इसने टियाना को पैसे दे दिए थे और इस बात से वो बहुत ही ज़्यादा खुश होती है कि ये मेरा कितना अच्छा फ्रेंड है जो मेरी बात को समझ जाता है। डाजी घर पे आ चुकी थी और डैड को तो इसे अपनी डॉटर इन ला बनाने में कोई भी एतराज़ नहीं था। सभी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। अब इसके जाने के बाद वो हाउ को बुलाकर अब अपनी बेटी से इंट्रोड्यूस करवाते हैं कि आज से ये सब के साथ इसी घर में ही रहेगी। अब ब्रैंड को देख के हाउ को गुस्सा आ जाता है कि इसका मतलब पहले इसने मेरे साथ जो भी किया था वो तो जस्ट रिवेंज में आके ही किया था। वो तो अब फिर इसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती थी कि ये जानबूझ के मेरा हक छीनने के लिए इस घर में आई है। इसलिए वो अब फिर डैड पे भी गुस्सा करती हुई वहाँ से चली जाती है कि अब मैं कभी भी यहाँ पर नहीं आऊँगी। अपना दुखड़ा सुनाने एम्बुली के पास आने ही लगी थी, सामने तो फिर श्याओ अपने रिच बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप करके उसे हग ही किए खड़ी थी।
ये अब सैड होके वापस से चली जाती है कि आखिरकार लियांग ने मुझे छोड़ के उसे ही चुना। उसे तो मेरी बिल्कुल भी परवाह नहीं है। खैर अभी तक यू इसे छोड़ने को तैयार नहीं था। सो ये भी कहती है कि ठीक है, चलो एक ये तो मुझे लेके सिंसियर है, ली को चलो मेरा कोई ख्याल नहीं है, इसे तो है। उधर घर पे टियाना को रैन एक आंख नहीं भाती कि कोई काम धंधा करने की बजाय हर वक्त घर पे ही बैठी रहती है। उसने तो इसे वहां से जाने तक का कह दिया था, पर डैड भला इसे कहाँ जाने दे सकते थे, उनकी ये प्यारी बेटी जो ठहरी। हाँ, उन्हें वापस कंपनी आने का फैसला कर लिया था और ऐसा वो सिर्फ रैंक से चिढ़कर ही कर रही थी कि मैंने अब डैड की कंपनी को भी ज्वाइन नहीं करना। प्रेसिडेंट तो उसे देख के बहुत खुश होते हैं। अब प्रेसिडेंट ने शियाओ लियांग और इसे एक काम के सिलसिले में बाहर जाने का भी ऑर्डर दे दिया था। ये जुआन को पैसे देने आई होती है कि प्लीज़ एक फ्रेंड होने के नाते ही ये सब रख लो। खैर अभी भी वो इसे ले ही लेती है और साथ में उसे पेंग के बारे में बताती है कि वो बहुत ही सेल्फिश है, बस अपने बारे में ही सोचता है, उसे किसी की कोई भी केयर नहीं होती, तुम उसे सोच समझ के ही रिश्ता जोड़ना, मैं तो वैसे भी उसे डिवोर्स लेने वाली हूँ। खैर पेंग को अपनाने से ये तो कोई भी पछतावा फील नहीं करने वाली थी। अब आगे इसकी मर्जी थी, जुआन ने जस्ट इसे वार्न कर ही दिया था। डैड ने यू को एक प्ले बॉय ही समझ लिया था कि मेरी दोनों बेटियों को पटाए फिर रहा है। उन्हें नहीं खबर थी कि इसके दिल में सिर्फ और सिर्फ हाँ ही है, वो तो बस ऐसे ही चिमटी हुई थी। ये तो पेंग के साथ बहुत खुश थी, अभी तक तो कोई उसकी सेल्फिशनेस इसके सामने नहीं आई थी। टियाना से जब इसे पता चलता है कि रैन तुम्हारे रूम में शिफ्ट होना चाहती है, तो इसे उस पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है कि ये क्या बात हुई। ये तो फिर यू को लेके अपना कुछ सामान उठाने घर आ ही चुकी थी। डैड यहाँ पे इसे रोकते हैं कि तुम यू को घर लेके ना आया करो। जो भी था उसे तो इनकी बात बिल्कुल भी नहीं माननी थी। यहाँ से वापसी पे जब वो इन दोनों को साथ में देखती है तो तब फौरन से वो तो यू को लेके अब्रॉड जाने का फैसला कर लेती है और नेक्स्ट डे यही बात बताने वो तो फिर घर ही पहुंच आई थी। अब इनकी सारी बातें जो कि एरन सुन लेती है, काफ़ी अपसेट हो गई थी कि ये क्या बात हुई, यू को मेरा ज़रा भी ख्याल नहीं है। वो तो फिर मौका पे चौका मार के खुद ही सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है ताकि इन लोगों को लगे कि मुझे फिर हाव नहीं गिराया था, और बस ऐसा करने से वो खुद भी कोमे में ही चली गई थी। इसी की वजह से अब इन दोनों ने भी अपना प्लान गिव अप ही कर दिया था। वो बेचारी खुद ही गिल्ट फील कर रही थी कि शायद उसने मेरी वजह से ही ऐसा किया है। यू को रैन के लिए बुरा तो लग रहा था कि उसका बच्चे पे भी काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा था। ये अब उसे देखने के लिए हॉस्पिटल भी पहुंचा होता है, उसे चाहे इससे जितनी नफरत सही, लेकिन जो टाइम उसने इसके साथ गुजारा था उसकी फीलिंग्स अभी तक इसके दिल में मौजूद थी। इधर ये तीनों वर्क के सिलसिले में एक होटल आ गए थे। शियाओ तो अपना रूम छोड़ के एक बहाने से लियांग के रूम में ही आ जाती है। बाद में जब ली को हाउ की केयर करते देखती है तो जल भुनी जाती है कि ये उसका ख्याल क्यों रख रहा है। शियाओ को ली तो कोई भाव नहीं दे रहा था क्योंकि उसके दिल में अब सिर्फ और सिर्फ हाव ही जो थी, और ये बात इसे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। बस कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग को ठीक करने की देर थी, इन दोनों ने फिर से पैचअप कर लेना था। आखिर को ये दोनों एक दूसरे से ही जो ट्रू लव करते थे। ये मैडम इन दोनों को साथ में देख के फोटोज लेके फिर हाउ के डैड को ही भेज देती है कि अब इनकी बैंड तो बहुत जल्दी बजने वाली है। डैड को तो यकीन हो गया था कि हो ना हो यू को आगे करना तो बस इसका एक बहाना है, ये लाइक सिर्फ और सिर्फ यंग बॉय लियांग को ही करती है। आंट तो ली की मॉम से मिलने पहुंच आई थी कि तुम्हारा बेटा कोई लॉयर नहीं बन रहा है, बल्कि वो मेरी भतीजी के साथ मिलके एक ऑफिस में एज आ फोटोग्राफर ही काम करता है। ये सुन के वो तो फिर काफ़ी सरप्राइज रह गई थी। मेरा बेटा अब तक मुझसे झूठ बोलता रहा और मुझे इस बात की खबर भी नहीं होने दी। ऑफिस में यू को डैड ने बुलवाया था कि क्या तुम्हारी लाइफ में अपना करियर इम्पोर्टेंट है या फिर मेरी बेटी। अभी तक इसके रिस्पॉन्स का तो हमें कुछ नहीं बताया गया, पर डैड ज़रूर प्रेसिडेंट से कहकर अपनी बेटी को कॉल करवा के फ़ौरन से वापस आने को कहते हैं कि एक इमरजेंसी हो गई है। मॉम को ली पे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा के इतने अरसे से वो हमसे झूठ बोलता रहा कि मैं तो पढ़ रहा हूँ, इन्हें तो अब बस उसके घर आने का ही वेट था कि बस एक दफ़ा आ जाए, मैंने उसकी दुर्गति बना देनी है। दूसरी तरफ शाओ ली को सीड्यूस करने पहुंच आई थी और वो इस पे गुस्सा कि तुम यहाँ से चली जाओ। इसी वक्त ऊपर से हाओ भी आ जाती है और वो जब इसे इस कंडीशन में देखती है तो गलती समझ जाती है कि ज़रूर इनके बीच तो फिर कुछ चल ही रहा है, और लियांग मुझे इस बात का बताता भी नहीं है। ये तो अब जल्दी से श्याओ को अपने रूम से बाहर निकाल देता है कि देखो तुम्हारी वजह से हाओ ने मुझे गलत समझ लिया है। यहाँ से जाते हुए हाओ तो अपनी और लियांग की फ़ोटो यहीं पर ही रख के जाती है
अब जब इसके रूम में ली आता है तो वो भी ये फोटो देख के हैरान कि इसने अब तक इसे संभाल के रखा था। वो तो हाव को रोकने के लिए जाता है बट उसे जल्दी थी, सो वो वहाँ से फिर चली ही जाती है। आगे आगे उसे पता चलता है कि कोई ख़ास काम की वजह से तो उसे यहाँ पर नहीं बुलवाया गया, तो वो थोड़ा बहुत प्रेसिडेंट पे गुस्सा कर लेती है। डैड इसे बुला के अब फाइनली यू से उसे शादी करने को कह देते हैं एंड फिर हमें पता चलता है कि उस दिन करियर के बजाय यू ने हाउ को ही चुना था। इसी वजह से डैड को अब हाउ का इससे शादी करने पर कोई भी एतराज़ नहीं था। बिंग को पता चलता है कि डिवोर्स के बाद पेंग ने टियाना से डेटिंग करना स्टार्ट कर दी है। वेल जो भी था, अपनी बहन की खातिर उसे इन्हें सपोर्ट करना ही था। हाउ ने अब शादी डिले करने का एक एक्सक्यूज़ बना लिया था कि जब तक रेन को होश नहीं आ जाता तब तक मैं कुछ भी नहीं सोचने वाली हूँ। उसके दिल में अभी तक ली था और वो बस ये कंफर्म करना चाहती थी कि वो भी इससे लव करता है या नहीं, ताकि फिर आराम से मैरिज से इनकार कर सके। अब रेन को होश आ जाता है। वेल वो अपनी मेमोरीज से हाथ धो बैठी थी। उसे देख के हाउ की शक्ल देखने वाली थी कि अब तो शादी मस्ट करनी पड़ेगी। डैड ने तो उसे कह दिया था कि अब तुम जल्दी से जाकर शादी की तैयारियां करो, लेकिन ये बेचारी बहुत ही टेंशन में थी कि अब मैं क्या करूं। सबको ये न्यूज़ मिलती है कि जिस प्लेन से लियांग आ रहा था अब वो तो क्रैश हो चुका है। सभी काफ़ी परेशान। हाउ भाग के उसे एयरपोर्ट पे देखने जाती है, पर आगे से वो लेट फ्लाइट पर ही आने की वजह से बच गए थे। ये अब थोड़ा बहुत रिलीफ फील करती हुई फिर वहाँ से जाने लगती है। मॉम तो अपने बेटे को सही सलामत देख के लड़ना भी भूल गई थी। खैर फिर भी थोड़ा बहुत एंग्री तो होती हैं कि तुम्हें यूं इतने साल हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए था। वेल अब उनके बेटे ने जो भी करियर चूज़ किया था वो इसे सपोर्ट करने का ही सोचते हैं। यू ने हाउ को स्पेशल अपना मैजिक दिखाने के लिए बुलवाया था और वो तो इसे रिंग भी खुद अपने हाथों से ही पहनाता है। ये तो बेचारी फिर उसका दिल नहीं तोड़ना चाहती थी। श्याओ ने ली की मॉम को हाउ के खिलाफ खूब भड़का दिया था कि उसकी वजह से वो तो मुझे कोई भाव ही नहीं दे रहा है। वो तो अब हाउ पे गुस्सा करने ऑफिस ही पहुंच आई थी। ली बड़ी मुश्किल से उन्हें ऑफिस से ले जाता है और फिर वो हाउ से मिलने भी आता है कि मॉम की वजह से नाराज मत हो जाना। मुंह से इसे पता चल चुका था कि श्याओ ने ही मॉम को एंग्री किया है। अब उसे तो उस पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है कि पहले तुमने अपने रिच बॉयफ्रेंड को लेके मुझसे ब्रेकअप कर लिया, अब मेरे रिलेशन में क्यों टांग अड़ाने पहुंच आई हो। रेन को इतना तो थोड़ा बहुत याद आने लगता है कि उसका यू से कोई कनेक्शन था। अब वो क्या था ये रिमेम्बर नहीं कर पा रही थी। ब्राइडल ड्रेस सेलेक्ट करने का टाइम भी आ चुका था। रेन उसकी हेल्प करने फिर पहुंची आती है। हाउ ने अब ली को मिलने के लिए बुलवाया था कि मैं बस अब तुम्हारी फीलिंग्स जानना चाहती हूँ। अगर तुम भी मुझसे लव करते हो तो मैं शादी से साफ इनकार कर देती हूँ। वो तो ऑलरेडी यही चाहता था। सो दोनों हर हाल में अब कभी भी एक दूसरे से सेपरेट ना होने का ही डिसाइड करते हैं। अब जाके यू को साफ कह देती है कि सॉरी मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती हूँ। वो तो ये सुन के बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाता है। ये वापस अब ली के पास आ चुकी थी और दोनों ही अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा हैप्पी होते हैं। फाइनली हमने कोई डिसीजन ले ही लिया है। इधर टियाना रेन को लेके बाहर आई थी और यहाँ पर जब यू को किसी लड़की के साथ ड्रिंक करते देखती है तो उस पर गुस्सा करने लगती है कि तुम मेरी बहन को चीट कर रहे हो। इसे क्या पता कि आखिर किसने किसको छोड़ा है। अब हाउ का नेक्स्ट मिशन ली के लिए अपनी फैमिली के दिल में जगह बनाना था। ये डाजी और टियाना से मशवरे मांगती है। आंट को इसने सब कुछ बता दिया था और ये भी कि अब मैं सिर्फ ली के साथ ही खुश रह सकती हूँ। सो इंसान की जिस चीज़ में खुशी हो उसे वही चीज़ एक्सेप्ट करनी चाहिए ना। ली अब इतना बुरा लड़का भी नहीं था। सो आंट को तो इनके रिश्ते से कोई भी एतराज़ नहीं होता कि जो इनकी खुशी वही मेरी। डैड को भी अब अपने और ली के बारे में बता देती है। वो इस पे गुस्सा के हर वक्त अपनी मनमानी करती रहती हो, कभी हमारा नहीं सोचा। वो ली को इमेच्योर ही समझ रहे थे। ये उनसे बेट लगा लेती है कि ली ने इंटरनेशनल कंटेस्ट में पार्टिसिपेट किया है। अगर वो विन कर गया तो आपको हमारे रिश्ते से कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए, और फिर अगर वो जीत नहीं पाया तो मैं यू से शादी करने को तैयार हूँ। ये सुन के एक दफ़ा वो भी इसकी बात मान ही लेते हैं और बहुत कोशिश के बाद भी ली ये कंटेस्ट नहीं जीत पाता।
असल में जियांग, जिसके डैड की कंपनी ने ये सब अरेंज किया था, विनर उसे ही ठहराया जाता है। हाँ, वो तो बहुत गुस्सा के ये तो चीटिंग हुई है। वो तो हर हाल में ली को नहीं छोड़ने वाली थी, इसलिए डैड के अगेंस्ट जाके घर ही छोड़ के वहाँ से चली जाती है कि मुझे आपसे अब कोई रिश्ता नहीं रखना। वो इन्हें दिखाना चाहती थी कि लव में एज का कोई कनेक्शन नहीं होता। आंट ने इनका रेंट हाउस भी बेच दिया था। लिया इसे अपनी प्लेस पर चलने को कहता है। कंपनी में इसकी प्रेसिडेंट से अनबिन हो जाती है। ये तो फिर जॉब से ही क्विट करके फिर वहाँ से चली जाती है कि आप मेरी जगह किसी को कैसे दे सकते हो। वो दुखी तो बहुत ही थी कि अब हम पता नहीं कैसे सरवाइव कर पाएंगे। ली इसे लेके अपने घर ही जाने लगा था। मॉम इनके रिश्ते के बिल्कुल भी हक में नहीं थी। खैर, अभी भी इन्हें रहने के लिए जगह चाहिए थी, सो वो इन्हें स्टे करने की इजाज़त दे ही देती हैं, लेकिन इसे बहू बनाने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। अब दूसरी तरफ पेंग ने भी अपने रंग टियाना को दिखाने स्टार्ट कर दिए थे। वो बेचारी बहुत ही ज़्यादा सैड होती है और एक बार ही चली गई थी। इस मुश्किल वक्त में रेन ही हाउ को सपोर्ट करती है, तो अब उसने इसे अपनी बहन एक्सेप्ट कर ही लिया था। वो बहुत ही अच्छी बन चुकी थी। यू ली को हाउ से दूर रहने के लिए वार्न करने आ गया था, पर इस वक्त उसे तो उसका कोई भी डर नहीं था कि मैं तो उसे नहीं छोड़ने वाला हूँ। कोई और जॉब करने की बजाय हाउ ने रेस्टोरेंट पे ये काम करना स्टार्ट कर दिया था। वो तो मुंह को भी पढ़ाती है। उससे इनके बीच वो एडजस्ट करने की ट्राई ही कर रही थी। मुंह की बर्थडे वाले दिन शियाओ भी वहाँ पे टपक आती है। वो भी हाउ के साथ साथ केक लाई फिर रही थी। अब यहाँ पर मॉम इसे ही इम्पोर्टेंस देती हैं और ये बात हाउ को बहुत ही ज़्यादा बुरी लगती है कि आखिर मॉम डैड अब हम दोनों के रिश्ते से खुश क्यों नहीं है। क्या मर्जी करने का हमें कोई भी अधिकार नहीं है। जहाँ उनकी खुशी वो पेरेंट्स को मान लेनी चाहिए। उसकी इमोशनल स्पीच से आज इनके दिल फिर पिघल ही गए थे। अचानक मुंह बेहोशी हो जाती है। इसकी सर्जरी के लिए इन्हें बहुत सारे पैसों की ज़रूरत थी, जो कि फ़िलहाल तो इनके पास बिल्कुल भी नहीं थे। टियाना इन्हें जियांग के दिए पैसे देती है कि वो बेशक चीटिंग से जीता है, पर वो सारे पैसे ली को देना चाहता है। बार में बैड बॉय से यू फिर रैन को बचाता है। वो इसे स्टे करने फिर अपने घर ही लेके आ गया था। अब अचानक जब वो लैपटॉप में अपनी और इसकी फ़ोटोज़ देखती है तो इमोशनली हो जाती है कि आखिर इसका और मेरा पास्ट में क्या रिश्ता रहा था, किसी ने मुझे बताया क्यों नहीं है। दूसरी तरफ हाउ तो पैसे मांगने कॉलीग्स के पास आती है, लेकिन आगे से कोई भी देने को तैयार ही नहीं हो रहा था। अब ये फिर यू से फ्रेंड होने के नाते कुछ रकम उधार मांगती है। जब वो इनकार करता है तो ये फिर उस पर गुस्सा करती हुई वहाँ से चली जाती है। कहीं से भी सर्जरी के लिए पैसों का अरेंज नहीं हुआ था। ली ने तो अपने कैमरा तक को बेचने का फैसला कर लिया होता है। हाँ, उसे ऐसा करने से रोक के खुद डैड से कुछ रकम उधार मांगने आ चुकी थी। वो भी एक कंडीशन पे इसे देने को तैयार होते हैं कि तुम्हें फिर ली को छोड़ के यू से शादी करने के लिए रेडी होना पड़ेगा। इस वक्त वो इतनी प्रॉब्लम में थी कि उनकी बात मानने को तैयार हो जाती है। डॉक्टर से इसने ये कह के इस फैमिली को पैसे दिलवाए थे कि हम लोग एक ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से डोनेशन वगैरह कर रहे हैं, तो सब लोगों ने मिलके तुम लोगों को पैसे देने का फैसला किया है। वो भी अब खुशी खुशी रख ही लेते हैं। अपना लास्ट टाइम वो तो इनके साथ खूब इंजॉय करके गुजारती है। यहाँ से जाते हुए ये तो स्पेशल उसे एक नेकलेस भी गिफ्ट करता है कि तुम इसे संभाल के रखना। फाइनली अब इससे बिछड़ने का टाइम आ ही चुका था। वो इसे कहती है कि तुम्हारे पास तो अब कोई भी मनी नहीं है, सो मैं तुम्हारे साथ कैसे गुजारा कर सकूंगी। ये कह के वो फिर उससे ब्रेकअप ही कर लेती है। आज तो इस बेचारे का बहुत ही दिल टूट चुका था कि ये क्या बात हुई, ये भी मुझे मनी की खातिर ही छोड़ के जा रही है। ये बेचारी इमोशनल होती हुई फिर वहाँ से चली जाती है। बाद में इसे एक इनविटेशन कार्ड मिलता है कि एक्चुअली में आंट की बर्थडे थी, तो उसमें इसे भी इनवाइट किया गया था। फिर हमें उनकी बर्थडे सेरेमनी का सीन दिखाया जाता है। सभी काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। अब आंट इस दिन तो फिर इन दोनों की शादी की अनाउंसमेंट भी कर देती है। ये सुन के वो तो फिर गुस्से में आके हाउ का हाथ पकड़ के वहाँ से ले जाता है और इससे पूछता है कि क्या वाकई में तुम इससे शादी करने वाली हो। तो वो कहती है कि हाँ बिल्कुल, तुमने जो भी सुना है वो सब कुछ सच ही है।
बाद में इसके जाने के बाद वो फिर काफ़ी इमोशनल भी हो गई थी। प्रेसिडेंट ने अब इन दोनों की फ़ोटोज़ बनाने के लिए इसे ही कह दिया था कि वो एक मैजिशियन से शादी कर रही है, तो इस तरह हम लोग अपने अखबार में उनका इंटरव्यू छाप देंगे। इसके लिए उनकी फ़ोटोग्राफी करना बहुत मुश्किल तो था, पर ये आखिरकार मान ही जाता है। बाद में हाउ ने तो रैन को उसका फेवरेट वेडिंग ड्रेस भी दिला दिया था और वो तो ये लेके बहुत खुश हो जाती है। अब खुद भी फिर वेडिंग ड्रेस पहन के फ़ोटोशूट करवाने आ चुकी थी। और फिर थोड़ी देर के बाद इधर कुछ गुंडे आ जाते हैं कि तुम लोग हमारे प्लेस पे बिना इजाज़त के फ़ोटोशूट कैसे कर सकते हो। फिर यहाँ पर ये उन्हें कहती है कि देखो हम लोगों ने इजाज़त ली थी, सो तुम लोग टांग मत अड़ाओ। अब इससे पहले कि यहाँ पर ये गुंडा उससे बदतमीजी करता, लियांग तो उससे फाइट करना स्टार्ट कर देता है। अब ये इतने ज़्यादा थे कि उस बेचारे की दुर्गति बना देते हैं। वो तो सीधा हॉस्पिटल ही पहुँच गया था। बाद में डैड उसे देखने आ चुके होते हैं और वो तो फिर यू पे भी गुस्सा करते हैं कि तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हाउ की केयर करना था, सो तुमने उसकी केयर क्यों नहीं की। देखो लियांग की क्या हालत हो चुकी है, आखिर को उसी ने ही इसे प्रोटेक्ट किया ना। और इसी बात की वजह से ये भी यू से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ होती है कि मैं तुमसे अब शादी करने वाली हूँ और तुम मुझे प्रोटेक्ट भी नहीं कर सकते हो। फिर बाद में वो हॉस्पिटल में लियांग को देखने पहुँच चुकी थी। ये तो आज बहुत ही ज़्यादा दुखी होता है कि सब लोग मुझे गलत ही समझ रहे हैं। और बाद में हम देखते हैं कि रैन तो हाउ से मिलने आ चुकी थी और वो उसे बताती है कि मुझे पास्ट का कुछ भी याद तो नहीं है, लेकिन मैं फिर भी यू को नहीं भुला पाई हूँ। आखिर को मैं इससे रिलेशन में जो रह चुकी थी, अब इसे भी एहसास होता है कि वाकई में ये उससे कितना लव करती है। वो अब इन दोनों के बीच में नहीं आना चाहती थी, इसलिए इन दोनों की ही शादी करवाने का डिसाइड कर लेती है। बाद में मुंह को देखने ये हॉस्पिटल आती भी है, लेकिन बिना मिले ही फिर वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट डे इसने म्यूज़िक बॉक्स इसे वापस लौटा दिया था कि एक्चुअली में ये तो तुम्हारा ही था, मैं इसके रखने के बिल्कुल भी हक में नहीं हूँ। वो तो अब इसके बारे में बात करने के लिए यू के पास पहुँच जाती है कि देखो वो तुमसे बहुत ही ज़्यादा लव करती है। पास्ट में बेशक उसके साथ जो कुछ हुआ था वो सब कुछ भूल चुकी है, लेकिन अभी भी वो तुमसे बहुत लव करती है। वो नहीं भुला पाई है तो सिर्फ तुम्हें। वो तो अब बहुत जल्दी अब्रॉड जा रही थी। ये उसे रोकने पहुंच जाता है कि मैं पहले गलत था, मुझे तुम्हारी फीलिंग्स का बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ। यहाँ पर वो तो इसे मनाकर इससे शादी करने को तैयार हो जाता है और डैड को भी इसने इस बात के बारे में बता दिया था कि मैं अब आपकी दूसरी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। वो भी फाइनली मान ही गए थे। इधर इमरजेंसी में ली को कॉल करके ऑफिस बुलाया जाता है और बाद में उसे पता चलता है कि उसने जिस कंटेस्ट में पार्टिसिपेट किया था ना, वो तो वहाँ पे विन कर चुका है। वो हैरान कि मैंने तो किसी कंटेस्ट में पार्टिसिपेट नहीं किया, तो इतनी सारी मनी मुझे कैसे मिल गई। खैर जो भी था, जब वो मॉम को इस बारे में बताता है, वो तो फिर अपने बेटे पे काफ़ी प्राउड फील करती हैं। बाद में जब ये मुँह को देखने हॉस्पिटल आती है, तो तब मॉम तो फिर इस पे खूब तंज भी कर देती हैं कि देखो अब मेरे बेटे के पास पैसे आ गए हैं, तो तभी फिर तुम्हें भी याद आ गया कि मैंने इनसे मिलने भी जाना था। अब यहाँ से जाते हुए ली इसे रोकने की कोशिश करता है कि प्लीज़ तुम उससे शादी मत करो, लेकिन वो अभी इसे नहीं बताती कि वाकई में मैं उससे शादी नहीं करने वाली हूँ। लियांग तो अब बहुत ही फेमस हो चुका था और बाद में इसे पता चलता है कि हाउ ने ही एक्चुअली में कंटेस्ट में इसको पार्टिसिपेशन करवाई थी। ये सुन के वो तो एकदम सरप्राइज रह जाता है। इधर हमें वेडिंग सेरेमनी का सीन दिखाया जाता है। ये बेचारा भागा भागा उनकी शादी ही रुकवाने आ रहा था। अब आगे आके फिर इसे पता चलता है कि यू की शादी तो एक्चुअली में रैन से हो रही है। वो बेचारा पागलों की तरह अब उसे ढूंढने लगता है कि आखिर हाउ कहाँ चली गई। वो तो सबको बिना बताए अब बाहर ही जाने का फैसला कर चुकी थी कि अगर इसी दौरान में ली को एहसास हो गया कि वाकई में वो मुझसे लव करता है तो मैं वापस आ जाऊंगी। वो इमोशनल होती हुई अब सबको छोड़ के वहाँ से चली जाती है। इधर यू और रैन तो हनीमून सेलिब्रेट करने एक प्लेस पे आ चुके होते हैं। बाद में हॉस्पिटल से इसे पता चलता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन ने इन्हें पैसे डोनेट नहीं किए थे। बाद में फाइल्स देखने पर फिर ये तो एकदम सरप्राइज रह जाता है कि एक्चुअली में वो सारे पैसे तो हाउ ने ही पे किए थे।
ये अब काफ़ी एम्बैरेस फील करता है और फ़ौरन से वो वाली सारी मनी लौटाने डैड को वापस आ चुका था। अब उन्हें भी कोई एतराज़ नहीं था कि आखिर उनकी बेटी इससे रिलेशन में रहे या ना। ये बेचारा तो उसे बहुत ही ज़्यादा मिस करता है एंड उसकी याद में इसने वो वाला अपार्टमेंट भी बाय कर लिया था जिसमें दोनों साथ में रहते थे। और बाद में जब वो इसका इंटरव्यू सुनती है तो एकदम इमोशनल ही हो जाती है। अभी तक इसने तो उसे बिल्कुल भी नहीं भुलाया था और यही तो वो चाहती थी। मॉम को भी इसने सारी बात का बता दिया था कि कैसे हाउ ने इनकी हेल्प की थी और वो फिर अब्रॉड चली गई। अब उन्हें भी इनके रिश्ते से कोई एतराज़ नहीं रहा था। इसने अब एक एग्जीबिशन का अरेंज करवाया था जहाँ पर मॉम डैड तो इसकी काफ़ी तारीफ़ करते हैं और फिर हमें दिखाया जाता है कि ये भी अब्रॉड से अब वापस आ चुकी होती है। रात को फिर हमें एक कॉस्ट्यूम पार्टी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हाउ भी अपना गेटअप चेंज करके आ चुकी थी। इधर ही अचानक उसकी मुलाकात फिर हाउ से हो ही जाती है, लेकिन अभी वो इसे नहीं पहचान पाया था। तभी उसका फ्रेंड बताता है कि मुझे खबर मिली है कि हाउ वापस आ चुकी है। ये सुन के वो तो काफ़ी सरप्राइज और उसे ढूंढने निकल पड़ता है, लेकिन फ़िलहाल तो उसे वो नहीं मिली थी। ये भी खुश के चलो उसे मेरा कुछ एहसास तो हो चुका है। इधर रैन की भी मेमोरीज वापस आ चुकी थी, लेकिन अभी उसने इस बारे में किसी को भी नहीं बताया था। वो खुश थी कि जो वो अपनी दूसरी लाइफ में नहीं पा सकी थी, मेमोरीज खोने के बाद उसने वो सब कुछ पा लिया था। इधर एग्जीबिशन के दौरान उसकी नज़र फिर हाउ पे पड़ी जाती है और वो तो स्पेशली इससे मिलने के लिए भी आई थी। अब बाद में लियांग इसे अपने रेस्टोरेंट लेके आता है जहाँ पर इसकी फैमिली तो उसे देख के बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। बाद में रेन ने हाउ को बता दिया था कि मेरी मेमोरीज वापस आ चुकी हैं और मैंने तो अब लड़ाई के बगैर ही तुम लोगों के साथ मिलके रहने का ही सोचा है। ये सुन के वो तो फिर काफ़ी खुश होती है। इधर अपार्टमेंट वापस आके ये तो बहुत ही ज़्यादा हैप्पी थी। फाइनली ये इतना तो मैच्योर हो चुका है कि इसने हमारी प्लेस बाय कर ही ली है। वो दोनों एक साथ में बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं और नेक्स्ट टाइम कभी भी एक दूसरे को छोड़ने का ना ही फैसला करते हैं। इधर इसने फाइनली अपनी फीलिंग्स इससे कन्फेस कर ही ली थी। बाकी उसकी मर्जी थी कि उसने इसे चूज़ करना था या नहीं। डैड को कंपनी में बहुत ही ज़्यादा लॉस हुआ था और ये बात वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाए थे। इधर ये तो मॉम डैड को गिफ्ट देने पहुंची होती है। तभी अचानक उसे खबर मिलती है कि उसके डैड हॉस्पिटल में हैं। हाउ भागी भागी अब डैड को देखने हॉस्पिटल आती है। वो तो अपनी आखिरी सांसें ही गिन रहे थे। यहाँ पर वो तो इन सब को अपना अपना ख्याल रखने का कह कर फिर मर ही जाते हैं। उनके मरने से इन सबको बहुत ही ज़्यादा दुख पहुंचा था। अब जो भी था, डैड तो यहाँ से जा चुके थे और इनकी कंपनी भी बैंकक्रप्ट हो चुकी थी। घर को बेच के इन्होंने जो बैंक से लोन वगैरह लिया हुआ था अब वो पे करते हैं और ये लोग अब घर छोड़ के ही वहाँ से चले गए थे। टियाना तो रहने के लिए हाउ की प्लेस पर ही आ चुकी थी और उधर आंट रहने के लिए बिंग और डासी की प्लेस पर आई थी। अब फिर हमें दिखाया जाता है कि हाउ ने तो अपना ऑफिस खोलने का ही डिसाइड किया है। वो प्रेसिडेंट से कुछ शेयर्स वगैरह की बात करनी आती है पर वो तो साफ इनकार कर देते हैं। बाद में कंपनी के प्रेसिडेंट इसे कॉल करके कहते हैं कि अगर तुम्हारी कंपनी ने हाई रैंकिंग हासिल कर ली तो मैं ही तुम्हें फिर अपनी ही कंपनी में बाकायदा प्रेसिडेंट बना दूंगा। ये सुन के सभी खुश हो जाते हैं। इधर हमें पता चलता है कि डासी भी प्रेग्नेंट है। एक्चुअली में वो दोनों तो बाहर के मुल्क की शादी करके बाकायदा हनीमून ही बना के आए थे। इसने अपना न्यू ऑफिस ओपन कर लिया था तो सारी फैमिली सेलिब्रेट करती है और यहाँ पर काम करने के लिए सारे बहन भाई ही इकट्ठे हो गए थे। अब तो यू और लियांग की भी काफ़ी फ्रेंडशिप हो चुकी थी। प्रेसिडेंट शाओ को बुला के उसे कहते हैं कि अगर तुम मुझे हाउ की इन्फॉर्मेशन ला के दोगी ना फिर मैं तुम्हें वही वाला ओहदा दूंगा जो तुम चाहती हो। इनकी बातें एक एम्प्लॉय ने भी सुन ली थी। इधर कंपनी में सभी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि फाइनली हमारा काम तो बहुत अच्छे से जा रहा है। ये भी अब प्लान के अकॉर्डिंग इनके ऑफिस में काम करने के लिए आ गई थी। फिलहाल तो हाउ भी इस पर ट्रस्ट करके इसे हायर कर ही लेती है। बाद में एम्प्लॉय इसे एहसास दिलाता है कि देखो ये लोग तुम पे कितना एतबार करते हैं, प्लीज़ इन्हें धोखा मत देना। इन्होंने जिन मॉडल्स को बुलवाया था वो तो बहुत ही ज़्यादा एज की होती हैं। उन्हें देख के बेचारे ये तो घूम ही गए थे, अब हम क्या करें। फाइनली फिर ये खुद ही मॉडल बन के अपना फ़ोटोशूट करवाते हैं और साथ में खूब मस्ती भी करते हैं।
इधर फाइनली टियाना ने इसका लव एक्सेप्ट कर लिया था और दोनों ही अपनी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। पेंग साहब तो अपनी वाइफ के पास वापस आ चुके थे और इन्होंने रीमैरिज करने का ही फैसला कर लिया था। नेक्स्ट डे कंपनी के ऑनर साहब खुद आके इन्हें बताते हैं कि देखो, श्याओ की वजह से मैंने अब फैसला कर लिया है कि आज से मेरी कंपनी की प्रेसिडेंट हाओ ही बनेगी। और फिर हमें पता चलता है कि एक्चुअली में इसने तो पुराने वाले प्रेसिडेंट की सारी बातें जाके इन्हें बता दी थी और इन्हें एहसास हो गया था कि असल हकदार तो हाओ ही है। और यहाँ पर सारे कॉलीग्स उसका बहुत अच्छे से वेलकम करते हैं और बाद में ये लोग मिलकर खूब सेलिब्रेट भी करते हैं कि फाइनली हमने अपने अपने गोल अचीव्स कर लिए हैं। अब लास्ट में हमें इन दोनों की वेडिंग सेरेमनी का सीन ही दिखाया जाता है। लियांग के सामने बहुत सारी ब्राइड्स रख के कहा जाता है कि तुम्हें अपनी ब्राइड खुद ही चूज़ करनी है। वो फिर इनकी बैग का फोटोशूट करके फाइनली हाओ को पहचान ही लेता है और दोनों बहुत खुश भी दिखाई दे रहे थे। और इन दोनों को खुश देख के इनकी फैमिलीज भी काफ़ी हैप्पी होती हैं। इंसान अगर किसी से ट्रूली लव करता है ना, तो बहुत सारी हार्डशिप्स के बाद फाइनली उसे उसकी मंजिल मिल ही जाती है। इनके साथ भी ऐसा ही हुआ था। दोनों अब फिर रिंग्स एक्सचेंज करते हैं और उसके बाद हमें इनकी किसिंग का सीन ही दिखाया जाता है। और फिर इसी के साथ ही इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। थैंक्स फॉर वाचिंग एंड गाइस, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक भी कर दिया करें। थैंक यू।